गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनाली अग्रवाल आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ विविधता के संदर्भ में मानव विकास की स्थापना। ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 3 है, करीब करीब उसको कवर कर रहा है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप बाद में क्वेश्चन पुट करके पूछ सकते हो। तो अब इसके अंदर पहला जो हमारी यूनिट 3 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारी सामाजिक अंतःक्रिया से उदित सारोकार एवं विकास या कंसर्न्स एंड डेवलपमेंट इमर्जिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। कि सोशल इंटरेक्शन से हम क्या बातें, किस तरीके के विकास हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से जो सोशल इंटरेक्शन है वो विकास को प्रभावित करता है। अब इसके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि अंतःक्रिया होती क्या है। तो अंतःक्रिया के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भाषा या संकेत के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के बीच बात करें, ठीक है, या संकेत करें या अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करें तो वो क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। दो व्यक्तियों के बीच का इंटरेक्शन होता है। तो जब वो इंटरेक्शन तब तक नहीं माना जाएगा, ये सामाजिक अंतःक्रिया तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक दो व्यक्तियों के बीच मौखिक मतलब वर्बली बोलकर, लिखित आप कुछ लिखित में दे रहे हो या सांकेतिक रूप से मनोभावों का आदान प्रदान नहीं होता या संकेत दे रहे हो, उसे अंतःक्रिया नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने संकेत दिया, आपने हाथ हिलाया हाय, दूसरा भी आपको देख रहा है एंड वो पर्सन भी कह रहा है हाय, तो वो क्या है, अंतःक्रिया है कि आप आपस में सांकेतिक रूप से मनोभावों का आदान प्रदान कर रहे हो। और यदि इस तरीके से आदान प्रदान नहीं हो रहा तो उसे अंतःक्रिया नहीं कहा जाएगा। अभी हम इसके जब एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे तब इसका और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सपोज बारिश हो रही है, आपने अपना छाता खोल दिया, या घर से निकलने के लिए आपने अपने जूते पहन लिए, या दूर से आप किसी पर नजर डाल रहे हैं, ये अंतःक्रिया नहीं है। या आप अपनी पलक झपका रहे हैं, ये अंतःक्रिया नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ क्रियाएं हैं, इनमें आपके मनोभावों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने आपको छाता मदद के लिए बढ़ाया है और आपने उसे लिया है, किसी ने आपको जूते उपलब्ध कराए हैं और आपने उसे ले लिए हैं, और या किसी से आपकी नजरें टकराई हैं और आप दोनों में स्माइल चेंज हुई है, ठीक है, स्वागत हुआ है, या नजरें झुकी हैं या दूसरे ने देखा है उसने भी इशारा किया है, ये सब अंतःक्रिया के अंदर आएंगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि अंतःक्रिया क्या है और अंतःक्रिया क्या नहीं है और क्या सिर्फ क्रिया है। तो दो लोगों के बीच होने वाली जो क्रिया है, जो चाहे वर्बली हो, ठीक है, चाहे लिखित हो या सांकेतिक रूप से हो, वो अंतःक्रिया कहलाती है। अब ये जो अंतःक्रिया है ये 3 स्तरों पर चलती है। पहली, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, पर्सन टू पर्सन, आपके और आपकी फ्रेंड के बीच में, आपकी मदर के बीच में, व्यक्ति या समूह के बीच में, ठीक है, व्यक्ति या समूह, जैसे मैं और इस टाइम आप सब लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो आप जब आप क्वेश्चंस भी पूछोगे, वो क्या, एक तरह का इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है। या समूह के बीच में, एक समूह दूसरे समूह से जब बातचीत कर रहा है वर्बली या रिटन रूप से या सांकेतिक रूप से बात कर रहा है, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया 3 स्तरों पर चलती है। अब देखिए, अंतःक्रिया में सामाजिक प्रक्रिया कब बन जाती है। सामाजिक प्रक्रिया और अंतःक्रिया दोनों अलग हैं, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया एक वाइडर टर्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। एक सामाजिक प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी अंतःक्रियाएं छिपी रहती हैं। जैसे लड़का लड़की मिले, उनमें वार्तालाप हुआ, ये अंतःक्रिया हुई। और ये वार्तालाप यदि कई बार होता है या वो विवाह के रूप में आ जाता है तो वो सामाजिक प्रक्रिया बन जाएगी, क्योंकि इसमें समाज के और भी लोग जुड़ जाएंगे।
या फिर सपोज हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, कोई किसी आदमी ने कोई कार्य किया है और उसका विरोध करते हैं, तो ये अंत क्रिया है। लेकिन यदि ये विरोध सामूहिक रूप से होगा, या एक पूरी जाति उसका विरोध करेगी, या एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी उसका विरोध करेगी, तो ये सामूहिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और सामाजिक अंतक्रिया से सामाजिक क्रियाओं का जन्म होता है। तो सामाजिक क्रिया एक वाइडर टर्म है, एक व्यापक टर्म है, और सामाजिक क्रियाओं के अंदर बहुत सारी अंतर क्रियाएं होती हैं। अंतर क्रिया क्या है? ये सामाजिक संबंधों की मूल आवश्यकता है, क्योंकि हम समाज में बिना अंतर क्रिया करे रह ही नहीं सकते। क्या कोई ऐसा पर्सन आप जानते हैं समाज में जो बिना किसी अंतर क्रिया के रहता हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समाज में हम बिना किसी अंतर क्रिया के रहें, क्योंकि हम क्या है, एक सोशल एनिमल हैं, एक समाज में रहने वाले प्राणी हैं। तो अंतक्रिया के बिना समाज में रहना पॉसिबल नहीं है। इसके दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, दो आधारभूत तत्व होते हैं, सामाजिक संपर्क और संचार। अब सामाजिक संपर्क क्या है? सामाजिक संपर्क मतलब संपर्क होना, किसी दूसरे के साथ संपर्क होना। ये शारीरिक भी हो सकता है या भौतिक भी हो सकता है। भौतिक मतलब वर्बली, मौखिक। तो पहली जरूरत क्या है कि यदि अंतःक्रिया कब होगी? जब आपका संपर्क होगा। ठीक है, जब आप किसी से संपर्क कर पाएंगे, चाहे आप शारीरिक रूप से कर पाए या भौतिक रूप से कर पाए। दूसरा, संचार। संचार के माध्यम से भी अंतःक्रिया होती है। संचार के माध्यम से भी अंतःक्रिया होती है, जैसे कि संचार में रेडियो, पत्र, टेलीविजन, ये सब संचार के माध्यम है। जैसे कि आजकल आप यूज करते हैं व्हाट्सएप। आपने एक को व्हाट्सएप किया, दूसरे ने, आपकी फ्रेंड ने उसका जवाब दिया, वो क्या है? आपकी अंतःक्रिया है। फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो ये सब क्या है? ये आपके सामाजिक अंतःक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो आजकल तो सामाजिक अंतःक्रिया भौतिक रूप से बहुत ज्यादा हो जा रही है, ठीक है, या फिर किससे? सिर्फ इशारों के बेसिस पे हो जाती है। अब देखिए, गिलीन एंड गिलीन ने सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था माना है। उसने कहा है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया की जो प्रथम अवस्था है वो सामाजिक संपर्क है। और ये संपर्क कैसे होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ठीक है, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, इनके माध्यम से आपका सामाजिक संपर्क होता है। जैसे कि या तो आप किसी चीज को सुनते हो, आप किसी चीज को देखते हो। और ये जो सामाजिक संपर्क है, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में रहकर उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया करते हैं। मान लो क्लास में आप लोग बैठे हो और आप लोग बात कर रहे हो, आपकी मतलब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, या टीचर आपको पढ़ा रही है, या आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, आप अपनी मदर से बात कर रहे हो, तो आप शारीरिक संपर्क में हो। अप्रत्यक्ष संपर्क मतलब जब आप फेस टू फेस नहीं हो और आप किसी अन्य माध्यम के द्वारा संपर्क कर रहे हो, जैसे पत्र के द्वारा करना, टेलीफोन के द्वारा करना, वीडियो कॉलिंग। अब जैसे हम लोग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारा संपर्क कैसा है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? हमारा संपर्क अप्रत्यक्ष है, क्योंकि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ? हम एक ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन फेस टू फेस या हम शारीरिक रूप से साथ नहीं हैं। किंसले ने कहा है कि अंतक्रिया के अंतर्गत अर्थपूर्ण संपर्क का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब
संपर्क अर्थपूर्ण होना चाहिए, तब अंतःक्रिया है। यदि आप एक बस में बैठ के जा रहे हो और आपके पीछे वाली सीट पे भी एक बंदा बैठा हुआ है, तो वो अंतःक्रिया नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो आपके पीछे बैठा हुआ है, आपके संपर्क में है, शारीरिक संपर्क में है, पीछे बैठा है, तो वो अंतःक्रिया नहीं, क्योंकि आप उससे किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे, आप उससे कोई मौखिक बात नहीं कर रहे, आपको इसको लिखकर नहीं दे रहे हो कोई चीज। हाँ, यदि आप आगे बैठे हो, वो पीछे बैठा है और आपने बात शुरू कर दी उससे, ठीक है, आपकी किसी तरीके से कोई बात होती है, कोई इशारा होता है, तो वो संपर्क में आएगा। तो संपर्क अर्थपूर्ण होना आवश्यक है, मतलब सिंपल संपर्क वो नहीं होगा, उसका अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई बात ऐसी होनी चाहिए, चाहे आप वर्बली कर रहे हो, चाहे आप लिखित रूप से कर रहे हो, या आप कोई इशारा कर रहे हो। संचार, संचार को गिलीन एवं किलीन ने 2 भागों में बांटा है, और संचार का अर्थ क्या है? अपनी बातों, विचारों तथा भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना। अब 2 तरह के संचार के बारे में बात की है, पहला पूर्ण संचार और दूसरा अपूर्ण संचार। पूर्ण संचार का मतलब वह संचार कि जिसमें जो व्यक्ति कहना चाहता है वो दूसरे पक्ष के द्वारा ठीक समझ लिया जाता है। पूर्ण संचार की स्थिति में सामाजिक अंतःक्रिया व्यवस्थित रूप में घटित होती है, मतलब जो पहला आदमी जो व्यक्त करना चाह रहा हो, ठीक है, यदि मैं हाय कह रही हूं और दूसरा इंसान उसे हाय समझ रहा है कि हाँ मैडम ग्रीट कर रही हैं, ठीक है, तो वो पूर्ण संचार है, क्योंकि आपने सामने वाले ने समझ लिया और मैंने जो समझाना था वो उसने समझ लिया। तो इसमें जो अंतःक्रिया है वो व्यवस्थित रूप से घटित हो रही है, बिल्कुल ठीक ढंग से घटित हो रही है। लेकिन अपूर्ण संचार क्या है? जब प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष के द्वारा व्यक्त किए गए आशय को समझ नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्टी में गए, अब एक पार्टी में देख के आपकी एक फ्रेंड थी, उसने आपको वो आपकी तरफ हंसी, लेकिन उस हंसी का मतलब नहीं निकाल पाए। आप ये नहीं कर पता नहीं यार किस लिए हंस रही है, पता नहीं मुझे ग्रीट करने के लिए हंस रही है कि मैं आई हूं इसलिए खुश हुई है, ठीक है, या एक तरह का मेरी मखौल उड़ा रही है कि पता नहीं मैं ऐसी लग तो नहीं रही, मेरी ड्रेस ऐसी तो नहीं है कि वो मेरा व्यंग उतार रही हो, या मेरा अपमान तो नहीं कर रही। तो कई बार इस तरह की चीजें जो सामने वाले व्यक्ति से आती हैं और जब उसका मतलब लगाना मुश्किल हो जाता है, या टू मीनिंग जो दो अर्थ की बातें होती हैं, ठीक है, जब आशय को समझ नहीं पाते, तो वो अपूर्ण संचार होता है। क्योंकि कई बार एक ही क्रिया का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है, जैसे मुस्कुराहट का अभिवादन भी हो सकता है, व्यंग भी हो सकता है, कोई बहुत तेज अपमान के कारण भी हंसता है दूसरे का अपमान करने के लिए, और खुशी के कारण भी। तो ये होता है अपूर्ण संचार। देखिए, एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट थी मीट, इन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशलाइजेशन की, और इनकी एक बुक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, में इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया। बहुत फेमस है इनका सिद्धांत। इन्होंने कहा, मीट ने, इन्होंने कहा कि आत्म विकास के लिए, खुद के विकास के लिए मैं तथा मुझे, एक टर्म है मैं, मुझे, तीसरी महत्वपूर्ण अन्य, चौथी सामान्यकृत अन्य जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि मैं और मुझे की भी अंतःक्रिया होती है, मैं और मुझे अलग है, और इन दोनों की अंतःक्रिया के बीच स्वयं का निर्माण होता है। और महत्वपूर्ण अन्य का मतलब है कि प्राथमिक समूह जैसे परिवार। महत्वपूर्ण अन्य मतलब एक तो मैं और मुझे, फिर महत्वपूर्ण अन्य कौन हो गया, जो जैसे कि परिवार, फिर सामान्यकृत अन्य मतलब और लोग। तो इन्होंने कहा एक बालक समाजीकरण के दौरान 3 अवस्थाओं से गुजरता है: नकल की अवस्था,
नाटक की अवस्था और खेल की अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं को बाद में अभी बताती हूं, पहले इस कंसेप्ट को समझो। इन्होंने तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी, मैं, मुझे, एव, स्वयं। तो इन्होंने भी कूले की तरह, कूले भी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे जिन्होंने आत्मदर्पण सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत बहुत फेमस हुआ था और इसी विचार पर, इसी सिद्धांत पर अपने विचार आधारित करते हुए मीड ने मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब मीड के समाजीकरण सिद्धांत में मैं, मुझे और स्वयं की अवधारणा का विशेष महत्व है। जैसे पहले स्लाइड में पढ़ा था कि मैं और मुझे के बीच की इंटरेक्शन से, बीच की अंतरक्रिया से स्वयं आता है। तो इन तीनों चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा मैं, मुझे, स्वयं, तीनों ही तो एक बात है। मैं, मुझे मतलब मेरा, स्वयं मतलब मेरा। नहीं, लेकिन उस मीड ने इन तीनों के बीच को अंतर को स्पष्ट किया। इन्होंने कहा मुझे का मतलब समाज है। जब मैं मुझे कह रही हूं तो इसका मतलब समाज है। मैं का मतलब समाज का प्रत्युत्तर है कि उस समाज का मैं क्या उत्तर दे रही हूं। मतलब दूसरे लोग, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यह मुझे है। और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूं, ये मैं हूं। और दोनों की इंटरेक्शन से, दोनों की अंतःक्रिया से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं वह स्वयं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें ऐसा ऐसा लगता है, अरे वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, अच्छा वो मेरे, हम चिंतित भी हो जाते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन मैं तो ऐसी हूं नहीं। तो जब हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है या समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, ठीक है, या फिर एक, सपोज एक लड़की है बहुत फैशनेबल, बहुत उसको नए नए फैशन के ट्रेंड के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ठीक है, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना अच्छा लगता है। अब वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती है। अब वो ये, वो जानती है, वो शी इज कैरेक्टर वाइज वेरी नाइस, बहुत अच्छा चरित्र है उस लड़की का, ठीक है, लेकिन वो जब ये सोच रही है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो मुझे है कि जब वो ये सोच रही है कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर वो ये सोच रही है कि अच्छा समाज के लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं है। और इन दोनों से जो एक निष्कर्ष निकलता है वह स्वयं है कि ठीक है, स्वयं उसने निष्कर्ष निकाला, ठीक है, कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगी, अब मैं अकॉर्डिंग टू टाइम पहना करूंगी, अकॉर्डिंग टू इवेंट पहना करूंगी, ठीक है, वो स्वयं है। अब देखिए महत्वपूर्ण अन्य, एक तो मैं, मुझे और स्वयं हो गया। अब महत्वपूर्ण अन्य में कौन आगे, अन्य लोग, मतलब परिवार जैसे। इस अन्य में, महत्वपूर्ण अन्य में दो स्तर आते हैं जो हमने इसकी मीड की फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे, नकल की अवस्था और नाटक की अवस्था। नकल की अवस्था मतलब इमिटेशन स्टेज। इमिटेशन मतलब जब आप नकल करते हो, जैसे कि इस अवस्था में छोटा बच्चा होता है, तो जैसे वो अपने माता पिता के संपर्क में आता है वो उनकी नकल करता है, मम्मी कहती है बोलो माँ, तो बच्चा माँ बोलता है। फिर जैसे जैसे भाई बहन कहते हैं ऐसे करो, वो ऐसे करता है, ठीक है, उसको पोएम सिखा दी, वो ऐसे करता है, पोएम वही गाता है। तो बच्चे को अपने बारे में कोई जागरूकता नहीं रहती, उसे अपने का ज्ञान नहीं होता, वह सिर्फ इनएक्टिव रूप से दूसरे आदमी की नकल करता है, जो दूसरी चीज, जो दूसरे लोग उसे सिखाते हैं, जो उसे परिवार के लोग सिखाते हैं। अब सेकंड है नाटक की अवस्था, जिसे हम प्ले स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है। इस अवस्था में शिशु मुझे अर्थात सामूहिक पक्ष से परिचित होता है। मतलब वो स्वयं को व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वो वस्तु के रूप में देखता है। जैसे कि वो फिर से नकल करता है, जैसे डॉक्टर बनने का नाटक करना। और यह अभ्यास महत्वपूर्ण अन्य के बीच में ही होता है।
जैसे कि बच्चा डॉक्टर बनने का नाटक करता है, टीचर बनने का नाटक करता है, तो वो क्या करता है, वो उसकी प्ले स्टेज है जिसमें वो मुझे से सामूहिक पक्ष से परिचित होता है, वो समाज के बारे में जान रहा है कि डॉक्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं। अब सामान्यकृत अन्य, जर्नलाइज अदर, परिवार से बाहर के सदस्यों को मीट सामान्यकृत अन्य से संबोधित करते हैं, जो परिवार के बाहर के लोग होते हैं। अब देखिए, पहली अवस्था जो हमारी हुई थी महत्वपूर्ण अन्य में, उनमें वो अपनी बच्चा दो अवस्था पूरी करता है, नकल की अवस्था और नाटक की अवस्था। अब सामान्यकृत अन्य के साथ वो खेल की अवस्था, गेम स्टेज को पूरा करता है। अब गेम स्टेज में क्या होता है, अब परिवार के अतिरिक्त बच्चा अन्य लोगों के संपर्क में आता है, जैसे स्कूल जाने पर अपने फ्रेंड से मिलता है, टीचर से मिलता है, रिलेटिव से बाहर मिलने लग जाता है। तो अब जो वो अपने मस्तिष्क के द्वारा, उसे जब इतनी सारी चीजें बाहर मिलती हैं, तो अपने मस्तिष्क के द्वारा वो इनमें एक एडजस्टमेंट, एक तालमेल बिठाने के प्रयास करता है। और इस अवस्था में बालक सिर्फ व्यवहार के तरीके से ही नहीं सीखता, बल्कि वो नियम से भी परिचित होने लग जाता है। कि जैसे कि नियम कैसा, भाई स्कूल में जाओगे, गुड मॉर्निंग बोलनी है टीचर को, फिर आते टाइम गुड आफ्टरनून बोलना है, जब टीचर क्लास में आएगी खड़े होना है, रिलेटिव मिल जाए नमस्ते करनी है, इस तरीके से। तो वो व्यवहार के नियम से भी परिचित होने लग जाए कि किस तरह का व्यवहार उसको करना है। और वह केवल भूमिका का संपादन ही नहीं करता, बल्कि अन्य की भूमिकाओं को देखने में भी, करने में भी सक्षम हो जाता है। वो सिर्फ भूमिका ही नहीं निभाता, बल्कि अन्य की जो अन्य लोग की भूमिकाएं होती हैं, उनका भी वो पूर्वानुमान लगा देता है कि भाई पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या भूमिका होगी, उसको पता है। वो कई बार स्कूल जा रहा है तो उसे पता है ना, अगली बार वो जब जाएगा तो असेंबली होगी, असेंबली में टीचर बोलेंगी, बच्चे बोलेंगे, तो उसे पता है कि मेरी भूमिका क्या है और औरों की भूमिका क्या है। तो लोगों की भूमिका का अंदाजा लगा लेता है। अब इस अवस्था में बालक समाज के मूल्यों से परिचित होने लग जाता है। जब उसकी पहली और दूसरी स्टेज थी नकल एवं नाटक की, तो इसमें उसे व्यवहार के तरीकों से परिचित कराया जाता है, लेकिन खेल की अवस्था में वह मूल्यों से भी परिचित हो जाता है। मतलब हमारे समाज के वैल्यूज क्या हैं, क्या मूल्य हैं, और वो स्वयं के बारे में धारणा भी बनाने लग जाता है। अपने बारे में धारणा, अपने बारे में सोचना कि मैं क्या हूँ, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज में बुरा हूँ, मेरे अंदर ये चीज अच्छी है, मेरी ये चीज पसंद करती हैं। और वो अन्यों के समान नहीं मानता, अब वो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग मानने लग जाता है। और जब वो अलग मानने लग जाता है अपने आप को कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये चीज अलग है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज में बुरा हूँ, स्टेज फियर है, मुझे स्टेज पे जाने से डरता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा लिखता हूँ, इस तरीके से। तो तब यहाँ पर मैं का निर्माण होता है। मैं क्या है, व्यक्ति की संवेदना है, व्यक्ति का इमोशन, कि व्यक्ति क्या सोचता है। और समाज व्यक्ति के बारे में जो सोचता है, मतलब समाज क्या सोचता है, मतलब मुझे क्या है जो समाज सोचता है। और जब समाज क्या सोच रहा है और मेरी जब उसमें प्रतिक्रिया आएगी, वो मैं है। अतः तार्किक विश्लेषण के द्वारा व्यक्ति जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह स्वयं है। तो मैं और मुझे के बीच हमेशा अंतक्रिया चलती रहती है और स्वयं का निर्माण एवं पूर्ण निर्माण होता रहता है। और यही समाजीकरण का सिद्धांत है। इन्हीं अवस्थाओं से मैं, मुझे, स्वयं, इन्हीं से आपको कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है, कई बार आपको क्या होता है, अरे भाई बार बार टीचर ऐसे ही कहते रहती है, ऐसे ही कहते रहती है, फिर आप उसके अंदर अपना वो मुझे है कि टीचर कह रही है, ठीक है, वो मुझे, उसके बाद तुम उस पर क्या रिएक्शन देते हो, वो मैं है। फिर उन दोनों की अंतक्रिया से, मैं और मुझे की अंतक्रिया से आपका स्वयं आता है। तो इस स्वयं का निर्माण और पूर्ण निर्माण होता रहता है बार बार, और यही समाजीकरण का सिद्धांत है।
आशा करती हूँ कि ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट्स एन इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन राउंड में पूछ सकते हैं। अब देखिए द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? अब कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये ज्यादातर मानव संबंधों में रहने वाली एक प्रक्रिया है जो रहती ही है। मतलब कि जब व्यक्तियों के बीच में सहयोग नहीं होता और वो एक दूसरे के प्रति तटस्थ भी नहीं होते, मतलब एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, जब सहयोग नहीं होता है तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना, आपस में द्वंद्व होना, लड़ाई होना, ये अस्वाभाविक नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, हमेशा होती रहती है। क्योंकि सपोज आपके विचार, ऐसा हमेशा होता नहीं है कि आपके विचार दूसरे से मिल जाए, तो जब वो विचार नहीं मिलते हैं तो भी द्वंद्व होता है। और कई बार लक्ष्य एक होता है और प्राप्त कहीं व्यक्ति करना चाहते हैं तो भी संघर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कई 4 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, चारों फर्स्ट आना चाहते हैं, तो भी आपस में कंपटीशन होता है, तो भी आपस में द्वंद्व होता है। मेरा तब बच्चे मैडम के पास ऐसे भी जाते हैं, आधा नंबर क्यों काट लिया मेरा, इसका क्वेश्चन तो सही था, मेरा क्वेश्चन भी सही था, मैंने ऐसा ही लिखा है, तो तब द्वंद्व की स्थिति आ जाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दो वर्गों में या द्वंद्व के बीच सशस्त्र प्रतिरोध, लड़ाई या युद्ध संघर्ष है। मतलब ये सब प्रतिरोध हो रहा है, लड़ाई हो रही है या युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, ये सब क्या है? द्वंद्व है। विपरीत सिद्धांत हो, मतलब मेरा कुछ और सिद्धांत है, मेरा कुछ और सिद्धांत है, किसी और का कुछ और सिद्धांत मानता है कोई, उसके कारण भी द्वंद्व होता है। या मेरा कुछ और कथन है, मैं कुछ और कह रही हूँ, दूसरा कुछ और कह रहा है, या मेरा तर्क कुछ और है, दूसरा कुछ और कह रहा है, वो भी द्वंद्व है। और यदि विचारों, मतों और पसंद के बीच आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, तो वह व्यवहार भी द्वंद्व है। जब आप लोग आपस में, आप कुछ और कह रहे हो पसंद, दूसरा कुछ और पसंद कर रहा है, आप टीवी पे कुछ और चैनल लगाना चाह रहे हो, ठीक है, आपकी सिस्टर कुछ और लगाना चाह रही है, तो वो क्या है? वो भी द्वंद्व है एक तरह का। व्यक्तिक द्वंद्व उसे कहते हैं जब जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं उनमें व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है और वो अपने हित के लिए दूसरे को शारीरिक हानि पहुंचाने तक भी तैयार हो जाते हैं। मतलब वो अपनी खुशी के लिए दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। परस्पर विरोधी लक्ष्य को लेकर घृणा, द्वेष, क्रोध, शत्रुता आदि के कारण इस प्रकार का द्वंद्व हो सकता है। और व्यक्तिगत द्वंद्व 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक व बाहरी। अब आंतरिक क्या होता है? जब व्यक्ति का द्वंद्व स्वयं से होता है, ये काम करूं या नहीं करूं, उसमें एडमिशन लूं नहीं लूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह आंतरिक द्वंद्व है। क्योंकि उसी पर्सन का एक हिस्सा तो कह रहा है ये काम करो और दूसरा हिस्सा कह रहा है ये काम नहीं करो, एक कह रहा है ये काम सही है, दूसरा कह रहा है ये काम गलत है, तो वह आंतरिक द्वंद्व है। लेकिन जब एक व्यक्ति का द्वंद्व किसी अन्य व्यक्ति या समूह से होता है तो वह बाहरी द्वंद्व का रूप है। आंतरिक द्वंद्व के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, या तो कुंठा, या स्वार्थपरकता, या हितों का टकराव। और बाहरी द्वंद्व के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बाहरी द्वंद्व के, कि आपके किसी से विचार नहीं मिले, कोई आपके अगेंस्ट बात कह रहा हो, आप कुछ और करना चाहते हो, दूसरा कुछ और करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ये द्वंद्व आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा। तो द्वंद्व क्या है? एक प्रक्रिया है कॉन्टिन्यूअस, हमेशा ये द्वंद्व हमेशा हमारी सोसाइटी में रहता ही रहता है। ठीक है, हमारे अंदर भी रहता है। 2 तरह का द्वंद्व रहता है, 2 तरह का द्वंद्व होता है, एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक द्वंद्व कि जब हमारे अंदर ही द्वंद्व होता है कि हम एक मन कुछ और कहता है करने को, दूसरा मन कुछ और कहता है। बाहरी द्वंद्व जब किसी और के साथ होता है, या एक समूह का दूसरे समूह के साथ होता है, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ होता है,
ठीक है, कि आपके विचार नहीं मिल रहे, आप कुछ और करना चाह रहे हो, वो कुछ और करना चाह रहे हैं, तो वो बाहरी द्वंद्व है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक कल भी एग्जाम्पल देता, सीए कानून लागू करा गया, तो उसमें बहुत लोग अगेंस्ट हैं, बहुत लोग इसके फेवर में हैं, तो ये क्या, ये एक द्वंद्व की सिचुएशन है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह कहते हैं मतलब पूर्ण निर्णय, प्रेजुडाइज। पूर्ण निर्णय कि आप पहले ही आपने निर्णय ले लिया है किसी के बारे में, आपने पहले ही सोच रखा है। पूर्वाग्रह मतलब आपने पहले ही एक अपना विचार स्थापित कर लिया है, या किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना पूर्वाग्रह है। इस शब्द का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समूह के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और वह व्यक्ति या लोग के किसी विशेष लिंग, राजनीतिक विचार, वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता के हों। मतलब जब हम मन में किसी और व्यक्ति के बारे में एक मन में अपनी धारणा बना लें, अरे वो तो ऐसे हैं, तो इस तरह का पूर्वाग्रह होता है। ये पूर्वाग्रह आपको पॉलिटिक्स में बहुत सुनने को मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से। ठीक है, जब वो किसी के बात में किसी के बारे में इस तरह का वो बना लेते हैं, किसी तरह का विचार बना लेते हैं। पूर्वाग्रह के प्रकार क्या हैं? जाति पूर्वाग्रह। भारत में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को, भिन्न भिन्न जाति के लोग अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरी जाति को समान दृष्टि से नहीं देखते। उच्च जाति वाले जो होते हैं, वो जो निम्न जाति के प्रति अनेक पूर्वाग्रह से प्रचलित है। पहले तो गांवों में तो बहुत ज्यादा होता था, गांवों में तो बहुत होता था, तभी तो इतने सारे कानून, SC ST एक्ट, ये सब लागू हुए, क्योंकि उनको नीचा मानते थे। वो ये मानते थे कि ये तो नीचे लोग हैं। अब पुराने जमाने में तो उनको कि कुओं का पानी नहीं पीना है, उनका अलग शमशान घाट है, उनका ऊपर ऊंची जाति वालों का अलग शमशान घाट है। तो ये क्या है? ये पूर्वाग्रह है। जैसे कि जब यदि कोई बनिया जाति के व्यक्ति को कोई लाला कहता है, तो आपके मस्तिष्क में एक लाला की प्रतिमा बन जाती है, भैया मोटा तोंदू लाला सा। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी वैश्य जाति का होगा वो ऐसा ही होगा। और उच्च जाति के लोग कई बार निम्न जाति वालों को, लोगों को सेवक के नौकर की दृष्टि से देखते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब शादी के टाइम कोई भी, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब कोई शादी करना चाहे किसी से और उसमें से एक नीची जाति का हो, तो चाहे वो कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, लेकिन जो ऊंची जाति का है उसके घर वाले उसे मना करेंगे, अरे ये तो नीची जाति का है। तो ये क्या है? पूर्वाग्रह, कि आपने पहले ही बना ली कि नीची जाति का है। अरे जाति से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उन्होंने अपने मन में ऐसे ही पूर्वाग्रह बना रखा है। अब देखो यौन पूर्वाग्रह। यौन पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम लिंग या सेक्स के आधार पर पूर्वाग्रह विकसित होते हैं, जब लड़का और लड़की में भेदभाव करा जाता है, जब ये कहा जाता है अरे लड़की है, उसके बस की कहाँ है करना, वो क्या है? पूर्वाग्रह। अरे तुमने पहले से ही अपने मन में इसका मतलब एक धारणा कर रखी है कि लड़की है, उससे नहीं होगा, तो वो क्या है? पूर्वाग्रह है। जब स्त्रियों को कमजोर, मुलायम हृदय वाली माना जाता है, वो पूर्वाग्रह है। जब ये कहा जाता है अरे अरे ये आदमियों के आंसू बहा रहा है, तो क्या आदमी, आपने मन में पूर्वाग्रह करा है कि अरे आदमी आंसू नहीं बहाते, तो वो भी पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह कि भारत में अनेक तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग अपने आप को बड़े सुपीरियर मानते हैं और दूसरे भाषा वाले को कम मानते हैं। जैसे कि आज के टाइम में इंग्लिश जो बोलते हैं वो अपने आप को सुपीरियर करते हैं, और जो हिंदी बोल रहे हो, कोई बिहारी भाषा बोल रहा हो, अरे ये तो देख बिहारी बोल रहा है। अरे भैया बिहारी भी तो एक भाषा ही है, लेकिन मन में ऐसा वो बना रखा है कि जो इंग्लिश बोलेगा वो बहुत इंटेलिजेंट है और जो हिंदी में बोल रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है, और जो बिहारी बोल रहा है वो बेवकूफ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों ने अपने मन में ऐसा पूर्वाग्रह
बना रखा है। अब धर्म पूर्वाग्रह, अपने देश में भिन्न भिन्न धर्म, अपने देश में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं। और जब आपने अपने मन में कोई इस तरह की कोई धारणा लेकर आता है, अरे वो लोग तो ऐसे हैं, उस धर्म के हैं ना, तो किसी भी धर्म को लेकर अरे लोग, तो वो क्या है, वो पूर्वाग्रह है। वो पूर्वाग्रह, या आप यदि किसी के बारे में भी आप कहते अरे क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन है बड़ी मॉडर्न होगी, तो वो क्या है, वो पूर्वाग्रह है। ये क्या है, ये धर्म पूर्वाग्रह है। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, कई बार अपने देश में भिन्न भिन्न प्रदेश वाले दूसरे लोग दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों से पूर्वाग्रह पूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे जो शहर में रहते हैं वो गांव वाले लोग को मानते हैं बेवकूफ हैं, नासमझ हैं, अनपढ़ हैं। ठीक है, यदि गांव का बच्चा कोई स्कूल में आएगा, शहर के स्कूल में, तो सब लोग उसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि उसे तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो बेवकूफ बच्चा है। तो ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है कि आपने उसकी इंटेलिजेंस को जाने बगैर, ठीक है, आपने एक मन में धारणा बना ली कि गांव से आ रहा है इसका मतलब बेवकूफ है। जैसे कि लोग दिल्ली और मुंबई रहने वालों को अधिक चालाक मानते हैं। कोई दिल्ली की लड़की होगी तो कहेंगे बड़ी तेज है, दिल्ली की है। तो वो क्या है, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, कि आपने अपने मन में बिठा लिया है कि दिल्ली की लड़की है तो बड़ी तेज है। अब आयु पूर्वाग्रह, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इट, कि आयु के आधार पे भी पूर्वाग्रह होते हैं। कई बार जो अधिक आयु के लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो कम आयु के लोगों को इमैच्योर मानते हैं कि अनुभवी कहाँ है, हमें देखो कितना बाल सफेद कर लिए हैं धूप में। ठीक है, और वो कहते हैं जोशीले हैं, बस जोश है, आता कुछ नहीं है, कि कड़े नहीं है, पड़े हैं बस, और हम लोग कड़े हुए हैं। तो इस तरह के, जब एक आयु के लोग दूसरी आयु के लोगों को के बारे में एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, तो वो आयु पूर्वाग्रह होता है। और ऐसा वृद्ध लोगों के साथ भी किया जाता है। बटलर ने कहा है कि ये जो आयुवाद है, इसके कारण दूसरे आयु के लोग, जो वृद्ध लोग हैं, उनके प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऋणात्मक मतलब वो उन्हें, अरे इनके साथ मतलब बैठना नहीं चाहते, बुढ़ा है, क्या क्या बतियाना इससे। तो वो क्या है कि कई बार आप जब बैठोगे तो आपको बहुत सारी इंटेलिजेंसी की बातें, बहुत सारी नॉलेज की बातें, स्टोरीज पता लगेंगी, लेकिन आप अपने मन में ही कर लेते, अपने मन में ही धारणा बना लेते हैं कि ओल्ड है, वृद्ध है, आता नहीं होगा कुछ भी, बोर हो जाएंगे बैठ के। तो इस तरह के लोग आयु पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। अब देखिए इस पूर्वाग्रह की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात, पूर्वाग्रह सीखे हुए होते हैं, ये अर्जित किए हुए होते हैं। अर्जित करता है बच्चा, कोई बच्चा पूर्वाग्रह के साथ पैदा नहीं होता कि वो पैदा हुआ और उसके माइंड में ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है भैया ये इस उससे बात नहीं करनी है, आर्ट्स के बच्चे बेवकूफ हैं, बस साइंस के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इस तरीके से ऐसा कुछ पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने परिवार में, ठीक है, बातें सुनते हैं, अपने फिर रिलेटिव से बातें सुनते हैं, तो तब उनके दिमाग में ये पूर्वाग्रह डाल दिए जाते हैं, तब उनके दिमाग में पूर्वाग्रह आए जाते हैं। जैसे कि यदि घर में हमेशा बात होती रहेगी, अरे काली है उससे मत बात कर, यदि घर के सब लोग गोरे हैं और वो एक, ठीक है, तो घर के लोग कहते हैं अरे अरे बड़ी काली ये लड़की है, उससे बात मत कर रही हो, बड़ी बेकार लगती है, तो बच्चों के मन में ऑटोमेटिकली एक पूर्वाग्रह आ जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह अर्जित प्रक्रिया है, और ये सभी मनोवैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये बाय बर्थ नहीं होती, ये अर्जित होती है, सीखी हुई होती है, अपने परिवार से लोग सीखते हैं, अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, अपने रिलेटिव से सीखते हैं। अब सेकंड, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, अतार्किक होते हैं, मतलब इरेशनल, बिना किसी तर्क के होते हैं। जैसे कि बहुत, मैंने एक बार बहुत जो अमीर आदमी थे उनके मुंह से सुना था कि अरे ये गरीब लोग हैं ना, इनसे बात मत करो, ये अच्छे नहीं होते। अब ये इसमें क्या तर्क है, क्या इसमें कोई तर्क है इस बात में कि गरीब लोग अच्छे क्यों नहीं होते, अच्छे होते हैं, बल्कि शायद अमीरों से भी अच्छे होते हैं। तो
ये बिल्कुल विवेकहीन होते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर धर्म वाले को ये कह रहे हो कि वो लोग तो, उस धर्म के लोग तो बेकार हैं, तो उसका तर्क क्या हुआ? वो क्या है? अतार्किक है। तो यदि आप किसी के बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हो तो वो अतार्किक है, उसका कोई तर्क नहीं होता। अब पूर्वाग्रह संवेगात्मक रंग के होते हैं, मतलब ये इमोशनली टोन्ड होते हैं। इमोशनली टोन्ड मतलब इमोशनल, आपके इमोशन से जुड़े होते हैं। अब ये दो तरह की अभिव्यक्ति होती हैं पूर्वाग्रह में, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। अब धनात्मक कब होती है? जब आप किसी एक विशेष धर्म के प्रति या किसी और जाति के प्रति, किसी और लैंग्वेज बोलने वाले के प्रति बहुत ज्यादा आपके मन में स्नेह और प्रेम रहता है, तो वो धनात्मक अभिव्यक्ति होती है। और यदि किसी दूसरे लोगों, किसी दूसरी जाति, दूसरा समूह, दूसरी कम्युनिटी, दूसरा कोई जेंडर के धर्म के लोगों के प्रति घृणा और द्वेष होता है, तब वो ऋणात्मक अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि सपोज पर्टिकुलर एक जेंडर मान लो नफरत कर रहा है दूसरे से, बॉयज गर्ल से, कोई ऐसा लड़का है जो लड़कियों से नफरत कर रहा है, तो वो क्या है? उसे पूर्वाग्रह है। और जब पूर्वाग्रह बहुत, उसकी तीव्रता अधिक होती है, जब बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह हो जाता है कि वो बात ही नहीं कर सकता उससे, बिल्कुल देख ही नहीं सकता, तब वो संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब वो बिल्कुल उसके इमोशंस के अंदर आ जाती है वो चीज। जब पूर्वाग्रह कम होता है, तीव्रता कम होती है, तो वो इमोशंस नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन व्यक्ति में विचार होते हैं ऐसे। लेकिन जब ये चीज ज्यादा बन जाती है तब वो इमोशंस के अंदर आ जाती है। जैसे कि अमेरिका में नीनो लोगों के प्रति, जो बिल्कुल ब्लैक पीपल हैं, निग्रोस टाइप, उनका व्यवहार बहुत संवेगात्मक रंग में रंगा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है। एक बार मैं अभी जब मैं लंदन गई, तो मैं एक जो निग्रो लोग होते हैं उनसे बात कर रही थी, एक निग्रो लेडी थी, उनसे बात कर रही थी। तो दूसरी इंडियन जो लेडी थी वो मुझे देख रही थी कि मैं उससे बात कर रही, तो उसने, वो मेरे पास आई और उसने मेरे से हिंदी में बोला कि इनसे मत बात करा करो, ये बहुत है ना, ये चीजें लूट लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद बात खत्म कर दी उससे। मुझे लगा कि मेरी चीजें लूट ली, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से एक पूर्वाग्रह बन जाता है। अब पूर्वाग्रह हमें संतोष प्रदान करते हैं, ये हमें सेटिस्फाई करते हैं, ये हानिकारक होते हैं बहुत, लेकिन फिर भी एक समूह के लोग उनसे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों से उनके मन में बन जाता है पूर्वाग्रह, कि वो जिन लोगों से उन्हें द्वेष करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, तो इन उन घृणा के कारण वो उनको नीचा समझते हैं और अपने आप को ऊंचा, और अपने आप के अंदर वो श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊंची जाति वाले अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करेंगे, और नीची जाति वाले, अरे ये तो नीची जाति का है, तो उसके कारण उनके अंदर एक संतोष की भावना आती है, वो सेटिस्फाई करता है उनकी ईगो को। नेक्स्ट, पूर्वाग्रह दोषपूर्ण दृढ़ सामान्यकरण पर आधारित होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? जर्नलाइजेशन पे, लोग जर्नलाइज कर लेते हैं। जर्नलाइज कैसे करते हैं? कि धीरे धीरे पहले एक व्यक्ति सोच रहा है, फिर परिवार का और सोचने लग गया, फिर और लोग सोचने लग गए, उसके आसपास रिलेटिव वैसा ही सोचने लग गए, तो ये क्या होता है? ये जनरलाइज होता है, ये सामान्यकरण, फिर सब लोग वैसा ही सोचने लग जाते हैं धीरे धीरे। मतलब व्यक्ति अपने क्या, वो एक जर्नल बिल्कुल अपना व्यू बना लेता है कि हाँ ऐसा ही होता है, और अपने व्यवहार का अंग बना लेता है। क्योंकि व्यक्ति कहाँ से सीखा ये बात? अपने परिवार से सीखा। परिवार में भी सब लोग वैसी बातें करते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में भी सब लोग वैसी बातें कर रहे हैं, उसके रिलेटिव्स भी वैसी बातें कर रहे हैं, जिन जिन रिलेटिव से वो मिलता है सब एक ही विचारधारा के हैं, तो वो उसके अंदर एक फिर ये सामान्य हो जाता है उसके लिए कि भैया ये तो सब लोग सोच रहे हैं, सामान्यकरण है, तो सामान्यकरण हो गया, इसलिए तो ये सामान्यकरण पे वो सोचता है वो ठीक ही है। जब सब रिलेटिव्स भी कह रहे हैं, परिवार वाले भी कह रहे हैं, तो ये बात ठीक ही है इसका मतलब, तो फिर पूर्वाग्रह स्थापित हो जाता है, और वो अपने फिर व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं करता, और ना ही वो परिवर्तन करने को तैयार होता है। अब देखिए क्या उपाय हैं।
इस पूर्वाग्रह से निपटने के क्या उपाय हैं? पहला, अंतर समूह संपर्क। अंतर समूह संपर्क क्या होता है? जब एक पूर्वाग्रही व्यक्ति तथा लक्ष्य व्यक्ति कौन? जिससे वो पूर्वाग्रही व्यक्ति जिसके बारे में वो पूर्वाग्रह अपने मन के अंदर रखता है या वो पूर्वाग्रह का निशाना बनता है, जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पूर्वाग्रही व्यक्ति उस व्यक्ति को और जानता है और उसे समझने का मौका मिलता है और लक्ष्य व्यक्ति के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति में पूर्वाग्रह कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है अंतर समूह संपर्क करवा के पूर्वाग्रह को खत्म करने की, ये वहीं पर प्रभावकारी होती है जहां पूर्वाग्रही व्यक्ति और लक्ष्य व्यक्ति दोनों को समान स्तर प्राप्त होता है। तभी तो वो लोग साथ काम कर पाते हैं और कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो यदि ऐसे व्यक्ति साथ काम कर रहे हों और दोनों को एक दूसरे का जानने का मौका मिले तो कई बार ये अंतर समूह संपर्क ये बहुत बहुत अच्छा कार्य करता है और इसके कारण जब वो उस व्यक्ति के बारे में जानता है तो उसे लगता है अरे मैं तो गलत सोच रहा था, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो तब उसके मन में पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता है। शिक्षा। अब इसका एक तरीका ये भी है कि लोगों को शिक्षित करना। जब लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, फॉर्मल या इनफॉर्मल शिक्षा दी जाती है, तो पूर्वाग्रह व्यक्ति के पूर्वाग्रह में कमी आ सकती है, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपके दिमाग के द्वार को खोलती है, आपको सोचने समझने में शायद सहायता करती है। और शिक्षा जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, सब लोग समान हैं। तो उसके कारण भी शिक्षा भी एक बहुत बड़ा हथियार है पूर्वाग्रह को कम करने का। अब पूर्वाग्रह विरोधी विचार। पूर्वाग्रह के विरोध में रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि से किया गया प्रचार भी पूर्वाग्रह को कम करने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, यदि आप इस तरीके से प्रयास कर रहे हो या कोई ऐसी हम मूवी बना रहे हैं, कोई ऐसा सीरियल बना रहे हैं कि जिसमें इस पूर्वाग्रह को कम करना दिखाया गया है, तो क्योंकि ये जो सीरियल्स और मूवी हैं ये लोगों के मन पे काफी इफेक्ट डालते हैं, तो लोगों को भी पूर्वाग्रह में इससे कमी आती है। लोगों को भी, जैसे कि पहले पहले जब जो पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में, उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती थी, बिल्कुल बात नहीं की जाती थी। इसके बात करना फैमिली में टैबू माना जाता था कि भाई इसके बारे में बात नहीं की जाएगी। लेकिन जब से आप देख सकते हो, जब से मूवी आई थी, ठीक है, अब मूवी आई थी जो स्पाइडरमैन जो इसी चीज के ऊपर आधारित थी, तो फिर भी लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगे और वो मूवी देखी जाने लगी, बहुत सक्सेसफुल मूवी हुई। तो इस तरीके से यदि उसका विरोधी प्रचार करेंगे ना कि भाई ये कर रहे हो, यदि आप इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हो तो ये गलत है, तो उस तरीके से भी लोगों का जो माइंड है वो खुलता है इसके प्रति कि हाँ ये सही कह रहे हैं। दूसरी मूवी एक अक्षय कुमार की, टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसमें क्या था, पहले के लोगों में बस सब लोग, ठीक है, टॉयलेट के लिए अपने जो नित्य क्रम होता है उसके लिए वो बाहर जाया करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि लोगों के मन में, कई लोगों के मन में, गांव के लोगों के मन में पूर्वाग्रह था, भैया अपने घर के आंगन में ऐसा टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए, इससे जो घर की शुद्धता है वो खत्म हो जाती है। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा पूर्वाग्रह था, लेकिन लोगों ने उस पिक्चर को देखा और बहुत से लोगों को ये समझ में भी आया होगा कि ये करना गलत है, ठीक है, कि ऐसा करना गलत है। ऐसा बहुत सारे लोगों की पिक्चर देख के ये जो उनके मन में पूर्वाग्रह था ये दूर हुआ होगा। तो इस तरह का जो विरोधी प्रचार होता है वो पूर्वाग्रह को कम करने में शिक्षा से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि जो चीज आप देख रहे हो ना, जो आप किसी के माध्यम से देख रहे हो वो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती है, वो उस पर ज्यादा प्रभाव डालती है। अब
असंगत भूमिका। व्यक्ति को यदि कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो उसके पूर्वाग्रह से मेल न खाकर उसके ठीक विपरीत हो, तो कुछ समय बाद ऐसी भूमिका करने के बाद व्यक्ति की मनोवृत्ति बदलती है। मतलब जिस जिस चीज के प्रति उसके मन में पूर्वाग्रह हो और उस आदमी को वही काम करने के लिए कहा जाए, तो जब वो काम खुद करके देखेगा या उस सिचुएशन से खुद गुजरेगा, तो हो सकता है उसके पूर्वाग्रह में कमी आ सकती है। नेक्स्ट, यदि कोई सामाजिक कानून बनता है, यदि कोई सामाजिक कानून बनता है तो वो पूर्वाग्रह में हेल्पफुल होता है। जैसे टॉयलेट्स के रिगार्डिंग कानून बन गया कि बाहर स्वच्छ भारत अभियान बना, उसके बाद कि कोई भी बाहर टॉयलेट नहीं जाएगा, ठीक। तो वो जब एक कानून बन जाता है तो फिर लोगों को उसका पालन करना पड़ता है और वो पूर्वाग्रह से दूर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे भारत में हरिजनों के प्रति अनेक पूर्वाग्रह थे। सबसे सबसे जो गंदा था वो था कि उनसे छुआछात करते थे, उन लोगों को छुआ नहीं जाता था कि वो हरिजन हैं, नीची जाति के हैं, इनको छुएंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने आर्टिकल 17 से इस छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया है और इसके तो अब यदि कोई हरिजनों से छुआछूत करता है तो वो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो दलित लोगों के लिए यूज करे जाते थे, उन वर्ड्स को बोलना, यदि आप उन वर्ड्स को बोल रहे हो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा पनिशमेंट के लिए उस आदमी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सरकार ने उसके ऊपर कानून बना दिया। तो बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह जिनके ऊपर हमारी सरकार कानून बना देती है, ठीक है, वो पूर्वाग्रह इस तरह के कानून से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अब उसका पालन नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस चलती है तो वो चीज खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ ये पूर्वाग्रह का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूर्वाग्रह क्या होता है कि जब आप अपने मन में दूसरे के प्रति पहले से ही कुछ राय बना लेते हैं या निर्णय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। और ये पूर्वाग्रह किसी भी आधार पर हो सकता है। आप लिंग के प्रति भी कर सकते हैं कि लड़कियां या लड़कों के प्रति भी कर ले सकते हैं, कोई आप राजनीतिक विचार के प्रति कर सकते हैं, किसी उम्र के प्रति, धर्म के प्रति, जाति के प्रति, किसी और विचार के प्रति, रंग के प्रति, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब पूर्वाग्रह के ऊपर आप किसी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। ये पूर्वाग्रह के प्रकार हैं। जाति पूर्वाग्रह जो जाति के ऊपर बेस्ड होता है, यौन पूर्वाग्रह जो लिंग के ऊपर बेस्ड होता है, भाषा जब आप किसी एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले से पूर्वाग्रह करते हो कि अरे भाई हिंदी बोलने वाले तो बड़े बेकार हैं। धर्म पूर्वाग्रह किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति अपने मन में इस तरह की राय बना लेते हो, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के प्रति राय बना लेते हो। आयु पूर्वाग्रह कि इतनी आयु वाले तो ऐसे होंगे, वो इतनी आयु वाले ऐसे होंगे, तो ये आयु जब एक पर्टिकुलर आयु के बारे में आप लोग राय बना लेते हो तो वो आयु पूर्वाग्रह है। और विशेषता क्या है, पूर्वाग्रह सीखे हुए होते हैं, ठीक है, ये जन्म से नहीं होते, बच्चा अपने पर्यावरण से सीखता है। ये अतार्किक होते हैं, इनका कोई स्पष्ट तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता इनके पीछे, लेकिन बस बना लेते हैं मन में। इनमें हमारे जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो हमारे इमोशंस इनके अंदर जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी से पूर्वाग्रह रखते हैं तो हम उसको तो नीचा समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर ये हमें संतोष प्रदान करते हैं। ये जो पूर्वाग्रह होते हैं ये सामान्यकरण पर आधारित होते हैं, मतलब धीरे धीरे वो चीज सामान्य बन जाती है। मेरे परिवार ने कहा, मेरे रिलेटिव्स ने कहा, मेरे आस पड़ोस वालों ने कहा, तो वो चीज सामान्य होगी मेरे लिए। ओहो, तो फिर मैं उसको मानने लग गई कि अच्छा ऐसा ही होता होगा। तो फिर व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों में परिवर्तन करना नहीं चाहता। अब क्या उपाय है इससे निपटने के कि अंतर समूह संपर्क, कि या तो जिस व्यक्ति से पूर्वाग्रह हो
और जिस व्यक्ति को हो, उन दोनों को जब साथ में आने का मौका मिलता है, साथ में समझने का मौका मिलता है, तो पूर्वाग्रह खत्म हो सकता है। दूसरा, शिक्षा से लोगों का दिमाग, जो माइंड होता है, वो वाइडन होता है। वो सोचते हैं कि हाँ, ये चीज गलत है। शिक्षा बताती है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। तीसरा, जब पूर्वाग्रह के विरोधी प्रचार करा जाए, जब बताया जाए कि आपके मन में जो पूर्वाग्रह है वो गलत है, ठीक है, तब ये खत्म हो जाता है। और ये तरीका बहुत ज्यादा सशक्त तरीका है, बहुत इंप्रेसिव तरीका है कि जब इस तरीके का बताया जाता है। असंगत भूमिका, कि जब व्यक्ति को जिस चीज के प्रति पूर्वाग्रह है और वो ही कार्य करने को किया जाए, तो उसके पूर्वाग्रह में कमी आ सकती है। सामाजिक विधान, कि यदि कोई समाज का ऐसा विधान बन जाए, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बन जाए कि भाई ये वाला पूर्वाग्रह पालना गलत है, इस पूर्वाग्रह को यदि आप अपनाओगे तो आप दंड के भागी होंगे, तो तब भी लोगों में ये पूर्वाग्रह कम हो जाता है। जैसे कि छुआछूत का, जिसके प्रति अभी एक कानून बन गया है कि छुआछूत का जो पालन करेगा वो दंड का भागी होगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। अब देखिए, बाल दुर्व्यवहार, अगला टॉपिक है बाल दुर्व्यवहार। बाल दुर्व्यवहार का मतलब है किसी भी बच्चे के साथ हुए उस व्यवहार को जो उसे शारीरिक एवं मानसिक या फिर सामाजिक रूप से परेशान करे एवं बालक प्रताड़ित महसूस करे। मतलब जब किसी बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जो व्यवहार उसे शारीरिक या मानसिक या सामाजिक रूप से परेशान करता है, वो बाल दुर्व्यवहार कहा जाता है। अब ये बाल दुर्व्यवहार कई तरह का होता है। पहला, शारीरिक शोषण, कि जब बच्चे के साथ शारीरिक बल का इस्तेमाल करा जाए और उसको एक्सप्लॉइट करा जाए, और वो शारीरिक बल जो दुर्घटना के कारण नहीं हुआ है, जो जानबूझ के किया जाए, जैसे कि बच्चे को मारना, पीटना, हिलाना, डुलाना, घूरना, काटना, ये सब इत्यादि। और आपको पता है कि इंडिया से बाहर के जो कंट्रीज हैं, उनमें तो बच्चों के लिए हेल्पलाइन है कि यदि बच्चा किसी को घर में लग रहा है कि उसके माता पिता उसे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर खाने को नहीं दिया जा रहा है, उसकी केयर नहीं की जा रही है, तो वो हेल्पलाइन का सहायता ले सकते हैं और उसके मम्मी पापा को दंड दिया जाता है। यौन शोषण, कि यदि जो व्यस्त लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, वो किसी भी तरह की यौन भागीदारी करते हैं या बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं या गलत तरीके से टच करते हैं, तो यह भी यह भी एक दुर्व्यवहार है। जैसे कि आजकल बच्चों को शुरू से ही सिखा दिया जाता है बैड टच और राइट टच। इसलिए सिखा दिया जाता है क्योंकि यदि उन्हें बच्चों को कोई टच करे तो बच्चे को ये पता हो कि वो जो इंसान है वो सही नियत से टच कर रहा है या गलत नियत से टच कर रहा है। तो यदि वो गलत नियत से टच कर रहा है तो वो यौन शोषण है, और ये एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है। ये एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है, और इसके लिए आजकल स्कूल्स में मूवीज भी दिखाई जा रही हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। ऐसे ही एक पिक्चर का नाम है कोमल, ये आप लोग जरूर देखिएगा, ये सिर्फ 5 मिनट की है, और ये अपने परिवार के सब बच्चों को भी दिखाइएगा। इसमें बच्चों को पता लगता है कि किस क्या क्या बैड टच है एंड क्या राइट टच है। अब भावनात्मक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार होते हैं कि जब बच्चे को जो उसे प्यार चाहिए वो प्यार ना दिया जाए और उसकी सुरक्षा नहीं करी जाए, गाली गलौज करी जाए, उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखी जाए, तो ये दुर्व्यवहार है। बच्चे को धमकाना, चिल्लाना, अलग कर देना, बिल्कुल नजरअंदाज करना, उसको डराना, उसकी बुराई करना और शर्म का एहसास दिलाना भी भावनात्मक शोषण है। मतलब जब उसको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई जाए, उसको उसको
उसको क्या किया जाए, उसको इमोशनल रूप से एक्सप्लॉइट करा जाए। और ऐसा तो बहुत लोग करते हैं अपनी फैमिली में, बहुत लोगों की फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे को एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन करा जाता है भावनात्मक रूप से। बालक की उपेक्षा, कि बालक की उपेक्षा करी जाए। उपेक्षा कैसे, चाहे उसको रहने को घर ना मिले, भोजन ना मिले, स्वच्छता ना मिले, उसको सही रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले, ध्यान ना दिया जाए, शिक्षा नहीं दी जाए, सुरक्षा नहीं दी जाए, तो मतलब बालक की उपेक्षा करी जा रही है, मतलब बालक से दुर्व्यवहार करा जा रहा है। अभी आपको पता है ना कि शिक्षा हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया है, राइट टू एजुकेशन। तो यदि यदि कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं तो वो दंड के भागी हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो यदि वो ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो दंड के भागी हैं। तो आप बच्चे को वंचित नहीं कर सकते, आप बालक की तरीके से उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि बाल श्रम करवाना। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग शॉप्स पे अपना काम करते रहते हैं, कोई सर्व करते रहते हैं एज ए वेटर, कोई बर्तन साफ करते रहते हैं। तो वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा अपराध है और ये चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। मतलब जो टाइम बच्चों के पढ़ने का है उसको ना पढ़ाकर और उनसे काम लेना, वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और जिसकी कंप्लेंट करने पर जिसने उसको एम्प्लॉय कर रखा होता है, ठीक है, उसको उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो ये बाल श्रम का टॉपिक आपका खत्म है। टाइम टू रिकॉल, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं इसको। बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार क्या है कि किसी भी बच्चे के साथ हुए उस व्यवहार को कहा जाता है जो उसे शारीरिक एवं मानसिक या सामाजिक रूप से परेशान करे या और बालक प्रताड़ित महसूस करे। और इसके प्रकार क्या है, शारीरिक शोषण, जब बच्चे के साथ मारपीट करी जाए, उसे शारीरिक रूप से परेशान किया जाए। या यौन शोषण, जब बच्चे के साथ यौनाचार किया जाए। तीसरा, भावनात्मक दुर्व्यवहार, जब उसे भावनात्मक रूप से कोई चोट पहुंचाई जाए, गाली गलौज करा जाए, उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, उसको परेशान किया जाए। फोर्थ, बालक की उपेक्षा, जब बालक की उपेक्षा की जाए, उसे खाना ना देकर, उसे जगह ना देकर, उसे गंदी चीजें देकर, उसको ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले, तो ये बालक से ये दुर्व्यवहार के अंदर आते हैं। अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को विविध संदर्भों में समझना, जो आपकी यूनिट 3 का 2nd चैप्टर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था को विविध संदर्भों में समझना। वैसे तो हमने कल के में भी बाल्यावस्था किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था, परसों वाली क्लास में भी हमने बाल्यावस्था किशोरावस्था में पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोवैज्ञानिक तरीके से। यहाँ पर हम बाल्यावस्था किशोरावस्था को अलग अलग संदर्भों में समझेंगे कि उसका ऐतिहासिक रूप से कैसे है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो ऐसे समझेंगे। अब देखिए, बाल्यावस्था से हम लोग सभी परिचित हैं, हम सभी उस उम्र से गुजर चुके हैं। मैं और आप सभी बाल्यावस्था से गुजर चुके हैं, जब हमको बच्चा कहा जाता था, और हम किशोरावस्था से भी गुजर चुके हैं। बाल्यावस्था का मतलब है बच्चा होने की स्थिति। 20वीं शताब्दी के अंत तक एक सामाजिक श्रेणी जो अलग बन गई है आजकल बाल्यावस्था की, उसके विचार पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, और बाल्यावस्था की जो परिभाषा थी ना, वो भी अलग होती थी। तो हम बच्चों को प्रौढ़ों के रूप में देखते थे, प्रौढ़ मतलब एडल्ट्स के रूप में देखते थे,
ना कि अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में जिनके पास विविध प्रकार के अनुभव, रुचियां, सीखने और तरीके और ज्ञान है। जैसे कल की स्लाइड में हमने कोहलबर्ग का पढ़ा था कि कोहलबर्ग ने कहा था कि बच्चे जो मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, जो मोरल उनकी रीजनिंग होती है ना, जो नैतिक रीजनिंग देते हैं वो, भाई ये काम सही क्यों है, उनके पास अपने कारण होते हैं। वो ये कारण अपने एडल्ट से नहीं सीखते, अपने रिलेटिव से नहीं सीखते। लेकिन हम बच्चों को हम प्रोडो के रूप में ही देखते थे, उन्हें अलग व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। ये देखते थे कि बच्चों को वैसे ही काम करना चाहिए जैसे एडल्ट करते हैं। ये नहीं देखते थे कि उनके पास अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी रुचियां हैं, उनके अपने सीखने के तरीके और ज्ञान है, उनका अपना ज्ञान है। और अक्सर बच्चों को बाध्य किया जाता है कि वो बच्चे वैसे हों जैसा हम चाहें, जैसा एडल्ट चाहें बच्चे वैसे बने। यदि पेरेंट्स इंजीनियर बनाना चाहें तो बच्चे इंजीनियर बने, यदि पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहें तो बच्चे डॉक्टर बने। और ये सारी चीजें जब एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से कि उन्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा पेरेंट्स चाहते हैं, तो ये बच्चे के विकास को गहराई से प्रभावित करता है। ठीक है, यदि मैं टीचर हूं तो मुझे भी चाहिए कि हम बच्चों के अनुभवों के बारे में घनिष्ठता विकसित करें, कि उनसे सीखें। बच्चों से भी बहुत चीज सीखने को मिलती है। ठीक है। और पहले ये तर्क दिया जाता था कि बचपन एक प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि एक समाज की रचना है, कि बचपन एक प्राकृतिक घटना नहीं है। नॉर्मल बचपन क्या है, एक्चुअली इट्स नेचुरल, कि जब बच्चा पैदा होता है फिर वो बचपन में आता है। लेकिन ये बचपन प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक समाज के द्वारा बनाई गई रचना है, एक समाज ने बनाई है। अब बाल्यावस्था के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखिए। जब सबसे पहले बात करते हैं मध्यकाल से पहले। मध्यकाल से पहले में आजकल तुम लोग बहुत सीरियल्स देख रहे होंगे, रामायण आ रही है, महाभारत आती है, श्री कृष्ण आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे पुराने पुराने सीरियल्स दोबारा आ रहे हैं। तो उन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वहां तब का बाल्यकाल कैसा रहा होगा। अब जैसे कि महाभारत देखिए, महाभारत में सारे के सारे राजकुमार अपने बाल्यकाल में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, गुरुकुल चले जाते हैं। तो वहां से उनका एक तरीके से एडल्ट रूप शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से रामायण में भी जो राजकुमार होते हैं वो गुरुकुल चले जाते हैं। और कर्ण और एकलव्य के बारे में तो तुम लोग जानते होंगे कि कर्ण और एकलव्य का बचपन कैसे बीता, कितना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। ठीक है, कितना प्रेशर था। वो शुरू से ही बहुत बड़ा तीरंदाज था और एकलव्य भी बहुत बड़ा तीरंदाज था। तो आप सोच सकते हो इन सब चीजों से, इन पुराने सीरियल से जो हमारे पास्ट को दिखा रहे हैं, कि बच्चों का जो बचपन है वो पूर्व काल में कैसा था। वो आज जैसा नहीं होता था। फिलिप एरिस एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने एक एनालिसिस किया, एक विश्लेषण किया कि इतिहास में बच्चों को किस तरीके से चित्रित किया गया था। और बहुत सारे सोर्सेस से उन्हें पता लगाया कि मध्यकाल, मैं अभी आपको बात बता दी थी पूर्व काल की, अब फिलिप ने पता लगाया कि मध्यकाल से आगे वर्तमान काल तक, जो आज काल है, जो आज प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वो बाल्यावस्था का जो अर्थ है वो किस प्रकार विकसित किया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो बाल्यावस्था है वो बहुत नवीन धारणा है, बहुत ही नवीन, बिल्कुल नई तरह का कंसेप्ट है, और ये मध्यकाल में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने जब वहां उस काल की चित्र देखे, चित्रकलाएं देखे, जहां जहां जब जो लोग चित्र बना रखे हैं, जैसे लोगों ने अपनी वहां पर देखा, तो बच्चे का कोई चित्रण नहीं मिलता। उस समय केवल छोटे बच्चे अथवा प्रौढ़ थे, या तो छोटे बच्चे थे या प्रौढ़ थे, मतलब एडल्ट थे। तो और बीच का कोई भी नहीं मिला। वे सभी जो बच्चे नहीं थे और
जो बच्चे नहीं थे उन्हें जो एडल्ट की तरह उनकी शरीर की भाषा थी और उसी के जैसे हाव भाव थे और उन्हीं के तरह की वेशभूषा में चित्रित किया जाता था। तो मतलब बाल्यावस्था तो थी ही नहीं। बहुत से जो यंग हो जाते थे, बहुत से जो जवान लोग हो जाते थे, उन्हें ट्रेनर बनाया जाता था, उनसे खेतों में काम करवाया जाता था और बहुत कम उम्र के लोग ही एडल्ट बन जाते थे। यहाँ तक कि लगभग 7 साल के बच्चों को या लोगों को भी लघु वयस्क के रूप में देखा गया। उन्हें बच्चा नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया है लघु वयस्क, मतलब छोटे एडल्ट, उन्हें ये कहा गया। इस बात लघु वयस्क के ऊपर दुर्खाइम एक बहुत बड़ा सोशोलॉजिस्ट है, उसने भी इनके बारे में बात करी है कि जो बच्चे क्या होते हैं। उन्होंने कहा बच्चे क्या होते हैं, जो बड़े होते हैं उनका प्रतिबिंब होते हैं, जिस तरीके से बड़े चाहते हैं उस तरीके से उनका पालन पोषण होता है। अब देखिए बाल्यावस्था के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल डायमेंशन। जब आप अलग अलग कल्चर्स में बच्चे अलग अलग तरीके से पलते हुए दिखाई देते हैं, जब अलग अलग संस्कृतियां देखोगे तो बच्चों की अलग अलग स्थिति दिखाई दे जाती है। ठीक है, ये विभिन्नताएं ग्रामीण क्षेत्रों में है, नगर क्षेत्रों में है, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग देशों में अलग होती हैं। हम कुछ उदाहरण में यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक भारतीय माँ देखोगे तो और बच्चा देखोगे तो भारतीय माँ छाती से लगा के अपने बच्चे को रखती है, मुस्कुराहट से बातचीत करती रहेगी, उससे खुद कुछ ना कुछ कह के हंसती रहेगी। तो क्या करती है, भावनात्मक संबंध बनाती है। एक तरह का बच्चे के साथ उसका भावनात्मक संबंध हो जाता है। ठीक है, बैठी बैठी गोदी में बैठी बैठी बात करती रहेगी, उससे हंसाती रहेगी। अब एक एग्जाम्पल और दे रखा है एक आदिवासियों का। ये वहां के वर्षा वनों में, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के निकट। ठीक है, कंट्री का नाम है पपुआ न्यू गिनिया। इनके जो आदिवासी हैं कालूली माताएं, जिन्हें कालूली आदिवासी हैं, जब उनको देखोगे कि अलग तरह की तस्वीर पाओगे। ये जो कालूली लोग हैं ये क्या करते हैं, एक बड़े लंबे घरों में रहते हैं। लंबे घर मतलब कि उस लंबे घरों में करीब 15 फैमिली रहती हैं। 15 फैमिली का मतलब हो गया 60-70 लोग। तो इतना लंबा घर होता है कि उसमें 60-70 लोग रहते हैं और उनके बीच बीच दीवारें नहीं होती। मतलब बहुत लंबा घर, उसके अंदर करीब 15 फैमिली, मतलब करीब 60-70 लोग, और इस तरीके के 20 घर। तो वो पूरी एक कम्युनिटी बन गई, पूरे एक समुदाय बन गया। और ये क्या करते हैं, जब इनकी माताएं इनको पालती हैं तो ये अपने शिशुओं को बाहर रखती हैं। ये अपने शिशु को छाती से चिपका के नहीं रखती, ये इनका मुंह, शिशुओं का मुंह बाहर की तरफ होता है, क्योंकि वे चाहती हैं कि उन्हें बाद में इस समाज में जाना है और वो सामाजिक समूह का हिस्सा है। तो वो अपने बच्चे से बात नहीं करती, दूसरे लोग बच्चे से बात करती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो चाहती है कि जिस सामाजिक समूह का बच्चा हिस्सा है वो उस सामाजिक समूह से मिल जाए। वो अपने आप जितना भावनात्मक रिश्ता भारत में होता है माँ का बच्चे के साथ, ऐसा भावनात्मक रिश्ता वहां पर नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही आप जब देखोगे, जब बात करेंगे, यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पर बच्चे कुछ बड़ा होने पे ही माता पिता बच्चे को अलग सुलाते हैं, लेकिन आप भारत में ऐसा नहीं देखोगे। भारत में बच्चा माँ बाप के साथ ही सोता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का वातावरण है। अमेरिका इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, वो अपने व्यक्तिगत कंफर्ट को ज्यादा महत्व देती है। ये इन उदाहरण से हम कह सकते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों के उत्पादन में लगा रहता जो उसके बनाए आदर्श, नियम और मूल्यों की रक्षा करे। इस तरह के बच्चों का पालन किया जाता है कि जो समाज के बनाए आदर्श, नियम और मूल्यों की रक्षा करे। मेन क्या होता है, बच्चे से ये उम्मीद करी जाती है जो भी सोसाइटी के द्वारा बने गए रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका पालन करना चाहिए।
और ऐसी ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें बालक की शारीरिक व मानसिक वृद्धि हो। तो बाल्यावस्था की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। बाल्यावस्था में समय के अनुसार से, स्थान के अनुसार से और संस्कृति के हिसाब से अंतर होता रहता है। अब देखिए बाल्यावस्था के मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। यदि हम ह्यूमनिस्टिक व्यू देखें, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक व्यू क्या कहता है कि बालक की कोई सीमाएं नहीं होती, कोई काल नहीं होता कि ये शैशव काल, उसके बाद बाल काल, उसके बाद यंगहुड, उसके बाद एडल्टहुड। वो कहती है कोई जैविक सीमाएं नहीं होती, कोई जैविक सीमाएं काल, कोई काल नहीं होता। बालक तो एक अनूठी कृति है, एक एक बहुत ही अनोखी रचना है जिसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो मानववादी तरीके से देखें इसको तो मानव शास्त्री कहते हैं कि पहले तो बच्चों को समाज की परंपराएं समझने और बनाए रखने के लिए उसका समाजीकरण किया जाता है ताकि वो बहुत सारी चीजों को समझ जाए। और इस तरीके से समुदाय में समाज की संस्कृति को जीवित रखने के लिए कि वो जो संस्कृति चली आ रही है समाज में वो जीवित रहे, वैसी रहे। जो अभिभावक, जो पेरेंट्स होते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों का प्रयोग लघु क्रोधों की तरह करते हैं कि भैया बड़े हो गए हो, अब ऐसे काम मत करो, बहुत बार ये लाइन सुनी होगी। तो इस तरीके से किया जाता है। दूसरा, जो बच्चों का व्यक्तित्व है, जो उनकी उत्सुकताएं हैं और उनके सांस्कृतिक जो पहलू हैं, उनकी स्वाभाविक प्रक्रियाओं को उसी रूप में समझा जाता है। ठीक है, मानववादी कहते हैं कि उनको उसी रूप में समझना चाहिए जिनसे उनकी वृद्धि होती है। अब देखिए सोशलिस्टिक व्यू, समाजवादी व्यू क्या है। ठीक है, समाजवादी व्यू कि समाज में बच्चा कैसा रह रहा है, समाज क्या चाहता है। अब समाज ये चाहता है कि जो इंटरेस्ट समाज में उस टाइम लागू हो, जैसे कि समाज में बनना, समाजवादी समाज के लोग चाहते हैं भैया इंजीनियर अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, तो पेरेंट्स भी बच्चों को वो ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए कि बच्चा किसी चीज में रुचि ले रहा है, हो सकता है वो बच्चा चित्रकला में, ड्राइंग में रुचि ले ले, तो पेरेंट्स को लगेगा अरे भैया चित्रकार बनने जा रहा है बच्चा, उसे खूब सामान ला के दे देंगे। ठीक है, आजकल की बात करें, पेरेंट्स के खूब सारा सामान ला के दे देंगे, ब्रश ले आए, रंग ले आए, कागज ले आए, लेकिन 1-2 साल बाद उसका मन भर गया, उसने चीजों को छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम उसका मन कर रहा था, उसके फ्रेंड सर्कल भी कर रहे थे, लेकिन अब उसका मन नहीं कर रहा। तो तब बहुत दुख होता है, पेरेंट्स को बहुत दुख होता है, अरे हम तो इतना पैसा खर्च किया, उसके लिए ब्रश लाए, रंग लाए, कागज लाए, लेकिन उसने ये छोड़ दिया। क्योंकि ये समझना चाहिए बच्चा एक क्रम से गुजर रहा है जिसमें वो बहुत सारी मनोदशाओं से गुजरेगा, और आप अभी से यदि कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके बेसिस पे ये डिसीजन ले लेना कि आगे जाके यही करेगा और उसी के हिसाब से उसका फ्यूचर तैयार कर देना, ये ठीक नहीं है। अब देखिए जेंडर टर्म, अभी हमने पढ़ा था लिंग बेसिस। ठीक है, लिंग की जब हम बात करते हैं, सेक्स की हम बात करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल टर्म है कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बच्चे का लिंग क्या है, लड़का या लड़की। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर सोसाइटी के द्वारा पैदा की गई टर्म है, जेंडर सोसाइटी ने बनाया है। कैसे सोसाइटी ने बनाया है, जब हम ये वाली बात करते हैं ना कि अरे लड़कियों से करवाओ झाड़ू पोछा, लड़कियों से वो काम करवाओ, खाना बनाना सिखाओ, अगले घर में जाके खाना ही तो बनाना है, तो हम जेंडर की बात कर रहे हैं। हम लड़का लड़की बायोलॉजिकल नहीं देख रहे उसका, हम जेंडर की बात कर रहे हैं। जब हमने काम बांट दिए कि ये काम लड़के का है और ये काम लड़की का है, अरे पिंक कलर तो लड़कियों पे सूट करता है, अरे ब्लू कलर तो बॉयज पे सूट करता है, तो ये क्या है, जब हमने काम बांट दिए, ये जेंडर कहावत है। तो इसी का कारण है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना कि अरे लड़के ही तो वंश को आगे ले जाएंगे और लड़कियां कहाँ ले जाएंगी, लड़कियां तो दूसरे घर चली जाएंगी, तो वहीं से शुरू हो गया कन्याओं को मारने का तरीका। और
बहुत सारी छोटी बच्चाओं की हत्या कर दी गई और आज भी बहुत सारी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है जब ये पता चलता है कि भ्रूण में, कि माता के गर्भ में लड़की है, लड़का नहीं है। और इसका एक कानून 19वीं सदी में भी बना था, लेकिन लगातार ऐसा हो रहा था। हाँ, आज के टाइम में सरकार ने एक कानून बना दिया है कि यदि आप बच्चे की जांच करवाते हैं कि वो लड़का है लड़की है तो वो कानूनी जुर्म है, तो ये कम हो गया है और पनिशमेंट दी जाती है इसके ऊपर। लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा बैठे हैं और जो ये काम करते हैं। और बच्चे को लड़कियों को तो शुरू से ही व्यस्त बना दिया जाता है, उसे अपना बचपन नहीं दे, उसको खिलौने नहीं दिए जाते, डॉल्स नहीं दी जाती, उसको वो करने नहीं दिया जाता जो वो करना चाहती है। ठीक है, तो उसके बचपन की तो उसे उस टाइम भी इजाजत नहीं दी जाती जब वो अपने शैशव काल में होती है। उसके बाद तो खैर उसका बचपन होता ही नहीं है, शुरू से उसे व्यस्त बना दिया जाता है। अरे जोर जोर से मत हंसो, अरे ऐसे मत करो, वैसे मत करो, दूसरे घर जाएगी, नाम बदनाम करवाएगी, इस तरीके से। तो बांग्ला भाषा की बात करें तो वहां पर मैंने पढ़ा कि बचपन के लिए तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो लड़कियों को शामिल कर सके। एक लड़कों के लिए शब्द है छैले बेला, लड़कियों के लिए। तो अन्नपूर्णा देवी के उपन्यास बहुत फेमस है, वो ये कहते हैं कि लड़कों का बचपन होता है, कि लड़कियों का कोई बचपन ही नहीं होता। और यदि बाल विवाह का आप देख लो तो बहुत बड़ा तकलीफ का, उत्पीड़न का बहुत भयानक इतिहास है, जिसके जरिए आधा बचपन तो गायब ही हो गया। और जहां तक लड़कों की बात करें तो लड़कों के वर्ष जो पश्चिमी जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें ये सुनहरे वर्ष बताए जाते हैं। ठीक है, उसमें बचपन सुनहरा बताया जाता है और लड़कियों के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। तो इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा किया गया है। अब देखिए किशोरावस्था की अवधारणा। किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोल्फे से निकला है, जिसका मतलब है बढ़ना अथवा प्रौढ़ता की ओर बढ़ना। मनोविज्ञान में किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था के रूप में देखा गया है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे प्रौढ़ों के अनुसार अपने को अनुकूल बनाने के लिए अग्रसर होते हैं या समायोजित करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो यहाँ हम किशोरावस्था को केवल जैविक वर्ग में नहीं रखते, बल्कि सांस्कृतिक ढांचे में रखते हैं। कुछ लोग जब यौवनारंभ होता है तो वो किशोरावस्था के चरण में संकेत के रूप में मानते हैं। जब बच्चा शारीरिक और लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जब वो शारीरिक परिपक्व हो जाता है, लैंगिक परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो वो यौन लक्षणों की ओर अग्रसर होता है। इसका जो अवधारणा है किशोर अवस्था की, वो 19 शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में हुआ था। इस काल से पूर्व, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत से पूर्व, किशोर अवस्था को बाल्यावस्था से अलग नहीं किया जाता। और ये किशोर अवस्था आई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई समाज के अंदर। औद्योगिक क्रांति से पूर्व बच्चों और किशोरों को कोई नाम नहीं था, बच्चा किशोर ऐसा कोई नाम नहीं था, सिर्फ लघु प्रौढ़। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे पारिवारिक एवं घरेलू कार्य को करें, जैसे कृषि करें, बढ़ईगिरी करें, घर के किसी अन्य कामों में लगे, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी। और किशोरों को दायित्व के रूप में देखा जाता था, उन्हें संपत्ति नहीं देखी जाती थी कि हमारे लिए एक संपत्ति है, उन्हें था अरे ये तो हमारे ऊपर एक दायित्व है, एक हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया हमारे ऊपर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वे पशुपालन और फसल काटने में मदद करते थे, लेकिन शहर में वे अक्सर काम नहीं करते थे। और बढ़ती यांत्रिकी के साथ कुशलकर्मी बढ़ गए और श्रम के विशिष्ट वर्ग की मांग करी गई। मतलब वो जो किशोर थे उनकी मांग नहीं करी गई, जो ज्यादा मैच्योर लोग थे उनसे बड़ी एज के उनकी मांग करी गई। तो बच्चों और किशोरों दोनों की उपयोगिता कम हो गई। उससे भी अधिक जो बाल श्रम निदेश और शिक्षा को अनिवार्य बनाने के कानून पारित किए गए, तो ये कह सकते हैं कि जब ये कानून पारित किए गए तो शिक्षा, बाल निदेश और बाल संरक्षण कानून ने, इन सब चीजों ने
बच्चों को बाल्यावस्था और किशोरावस्था के चरण प्राप्त प्रदान किए। नहीं तो बच्चे शुरू से ही काम में लग जाते थे और वो एक लघु प्रौढ़ माने जाते थे, ना कि उनका बचपन देखा जाता था या किशोरावस्था देखी जाती थी। अब देखो किशोरावस्था को हम इसके तीन मुख्य चरण हैं, प्रारंभिक, मध्य, परवर्ती। प्रारंभिक 10 से 13 वर्ष में, मध्य 14-15, जहां पर ये चरण विपरीत लिंग और जो साथ के समूह होते हैं उनके साथ नए संबंध बनाता है। परवर्ती, जब जो किशोर होते हैं वो बड़े लोगों जैसा व्यवहार करते हैं और वे अपनी एक पहचान बनाते हैं या पहचान बनाना चाहते हैं या बना चुके होते हैं और उनके अपने एक अलग विचार होते हैं। देखिए अलग अलग संस्कृतियों में किशोरावस्था मध्य अलग अलग तरीके से किशोरावस्था को लिखा जाता है। जो मध्यवर्गीय अमेरिका है उसमें किशोरावस्था को, ठीक है, प्रधान किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है और इसको टाइम कहा जाता है 13 से 18 साल नहीं, 18 से 20 साल। और अरब में किशोरों को विवाह तक पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहिए। वहां ऐसा माना जाता है कि बच्चे को पारिवारिक व्यवस्था के अंदर रहो, किशोरों को, ताकि जो परिवार की अभिरुचियां हैं और विचार हैं उनका प्रभाव प्रकट करें। और अमेरिका की जो मैक्सिको संस्कृति है उसमें किशोरों को घर छोड़ने से हतोत्साहित करा जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ संस्कृतियों में किशोरावस्था नहीं होती। वो किशोरावस्था कोई चरण नहीं मानते, एक स्टेज नहीं मानते, बल्कि वो उसे एक समारोह के रूप में मानते हैं कि एक, जैसे कि एक उत्सव आता है ना, एक उत्सव के रूप में बनाते हैं, एक स्टेज के रूप में नहीं, एक उत्सव के रूप में बनाते हैं कि बाल्यावस्था खत्म हुई और किशोरावस्था आई तो एक उत्सव का समारोह आया। जैसे यहूदी धर्म में 13 साल की उम्र में लड़कों को बार मिटजवा, जिसका अर्थ है धर्मादेश का पुत्र, मतलब कमांडमेंट का सन, और 12 साल की उम्र में लड़कियों को बैट मिटजवा के रूप में माना जाता है और ये अनुष्ठान करा जाता है कि अब वे प्रौढ़ बन गए हैं। तमिलनाडु के हिस्से में जब कोई लड़की अपनी किशोरावस्था को प्रारंभ करती है तो बहुत बड़ा प्रीति भोज किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, हल्दी में स्नान करती है, दुल्हन जैसे कपड़े पहनती है और बड़े समुदाय के बीच घोषित किया जाता है कि वो अब मैच्योर हो चुकी है। नायक समुदाय में जब लड़कियां यौवनारंभ को प्राप्त करती हैं तो शानदार तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है तिरंदू कल्याणम। और तो देखा आपने कि बहुत सारी जगह इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ इसको फेस्टिवल ना मान के इसको एक एक वो माना जाता है, एक टैबू माना जाता है कि लड़की किशोरावस्था को प्राप्त हो गई है। ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनमें क्या करा जाता है कि जिनमें जो लड़कियां होती हैं जब यौवनावस्था को शुरू होती हैं तो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको उनको पत्थर से दबा दिया जाता है, उनको प्रेस से हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी को पता न लगे कि यौवनावस्था लड़की में शुरू हो गई। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, यौवनावस्था और बाल्यावस्था को। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारी यूनिट 3 का 3rd चैप्टर है, समावेशन। समावेशन कहा जाता है इंक्लूजन को। इंक्लूजन मतलब सम्मिलित करो, सम्मिलित करो मतलब हर कोई सम्मिलित हो, हर कोई समावेशन, हर किसी का समावेश हुआ हो। और यह केवल उन लोगों के हित से संबंधित नहीं है जिन्हें किसी भिन्नता स्वरूप समाज से अलग करके देखा जाता है, बल्कि हर कोई इसमें सम्मिलित हो, हर किसी के हित के बारे में सोचा जाता है और हर वर्ग का लोग इसके अंदर समावेश हो, मतलब हर का अंदर इंक्लूड हो। अब देखो ये 3 तरीकों से समझा जाता है, ये एक प्रक्रिया है और परिणाम है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है और अलग अलग चीजों में समावेशन होता रहता है, अलग अलग चीजों में इंक्लूजन होता रहता है, ताकि जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है वो सही हो सके।
जब सामाजिक समावेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तब ये प्रक्रिया कहलाती है, और जब इसे प्राप्त कर लिया जाता है तब ये परिणाम हो जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में अभी एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया है, लेकिन कुछ जगह पे इसे प्राप्त कर लिया है तो ये परिणाम बन जाती है। हाल ही का गवर्नमेंट ने इसके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। अब समावेशन सभी की उपस्थिति, सहभागिता तथा उपलब्धि से संबंधित है। तो समावेशन का मतलब है सहभागिता, सब लोगों की भागीदारी, सब लोग भागीदारी करें, सब लोगों की उपस्थिति हो और उनसे जो उपलब्धि उत्पन्न होगी वो समावेशन है। हर किसी को समाहित करती है, हर किसी को इंक्लूड करती है। समावेशन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी तरह की बाधा हो, जाति से रिलेटेड हो, रंग से रिलेटेड हो, लिंग से रिलेटेड हो, संस्कृति से रिलेटेड हो। तो ये एक अवसर देता है, क्योंकि जब सब लोग मिल जाते हैं तो ये अवसर देता है कि उन बाधाओं को दूर करा जाए। शिक्षा में क्या मतलब है इसका? टी बूथ ने कहा है, समावेशी शिक्षा एक प्रक्रिया है जो अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अधिगम में प्रत्येक की सहभागिता को बढ़ावा देती है, जिससे विविधता के प्रति अनुक्रिया तथा संबोधन किया जा सके। यूनेस्को ने समावेशन को विकासात्मक उपागम बताया है, जो सभी बच्चों, युवाओं तथा वयस्कों की सीखने की जरूरतों को संबोधित करता है और उन लोगों पर विशेष ध्यान देता है जो हाशिए पर हैं, मतलब जो नीचे हैं, उन लोगों को भी इंक्लूड करा जाए, ये कहता है यूनेस्को। इसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं: सामान्यकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश। सामान्यकरण मतलब कि जो भी प्रतिभाशाली बालक हो और युवक हो, उसके लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करना, एक ऐसा सामान्य वातावरण पैदा करना ताकि वो काम कर सके, ताकि वो उसमें इंक्लूड हो सके, काम सीख सके। संस्था रहित मतलब कि एक संस्था की सीमा बना के मत रहो, एक संस्था की सीमा बना के नहीं रहो, एक इस तरह का माहौल बनाओ कि ऐसी शिक्षा हो जो किसी पर्टिकुलर संस्था में सिमट के नहीं रहे, बल्कि वो सब जगह व्यापक हो। शिक्षा की मुख्य धारा मतलब कि प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल्स में सामान्य बालकों के साथ रोज आपस में पढ़ाया जाए, संबंध लेने के लिए रखा जाए, कि उनसे कहा जाए कि आपस में संबंध बना के रखिए। समावेश का मतलब है कि जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दिशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लागू करती है, मतलब कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं वो सभी उसके अंदर इंक्लूड हैं। अब देखो किस तरीके से ये समावेशी जो शिक्षा होती है वो अलग अलग इसके मॉडल्स हैं। जैसे एक शिक्षा एक सहयोग, इस मॉडल में एक शिक्षक शिक्षा देता है और दूसरा जो शिक्षक होता है वो उसको क्लास को सुव्यवस्थित रखने में सहयोग करता है। एक शिक्षा एक निरीक्षण, एक शिक्षा देता है, दूसरा छात्र को देखता है। स्थिर और घूर्णन शिक्षा, कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है, एक टीचर शिक्षण कार्य करता है और दूसरा जो विशेष शिक्षक होता है वो दूसरे दलों पर इसी की जांच करता है, घूम घूम कर जांच करता है। समांतर शिक्षा, आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक पढ़ाता है और आधी कक्षा को विशिष्ट शिक्षा जो देते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन देते हैं टीचर्स, वो देता है। एक ही समूह, एक ही पाठ पढ़ाया जाता है एक तरह का, ताकि जो विशिष्ट बच्चे हैं ना वो भी वो शिक्षा प्राप्त करें। वैकल्पिक, मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पढ़ाता है और विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। समूह शिक्षा की पूरा एक समूह होता है और दोनों शिक्षक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं, विशिष्ट भी और जो मुख्य शिक्षक भी होता है। अब इसके सिद्धांत क्या क्या है कि अवसरों की समानता दी जाए, किसी भी विद्यार्थी को जाति, रंग या लिंग या भाषा के आधार पर शिक्षा से दूर नहीं किया जाए, सभी विद्यार्थी ताकि शिक्षा के द्वारा सीखने के लाभ को प्राप्त करें। विद्यालय जितनी भी आवश्यकताएं हैं विद्यार्थियों की उनकी पूर्ति करें। विद्यालय में सभी विद्यालय की राय को गंभीरता पूर्वक सुना जाए
और विद्यालय विद्यार्थियों के मध्य जो भिन्नता है, जो सब लोग अलग अलग हैं, उनको समस्या के रूप में नहीं देखे। ये नहीं देखे कि एक बच्चा थोड़ा कम समझता है, एक बच्चे को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो वो उसको समस्या मत देखे। ये देखे कि तो उसे पॉजिटिव वे से ले, अरे बड़ी कितनी विविधता है। और शिक्षक द्वारा जो भिन्न योग्यता रखने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जिस तरह का माहौल या उन्हें टीचिंग एड्स चाहिए जिनके माध्यम से वो अच्छी तरीके से पढ़ सकें, वो आवश्यकताएं उन्हें दी जाए। हैप्पी लर्निंग। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आंसर के लिए इसको खोलती हूँ। अब आप अपने क्वेश्चन, मैं अब आपके क्वेश्चन देखना शुरू करूंगी। हाँ, तीनों की आपकी जो आपके 3 टॉपिक्स थे आपके सेकंड सेमेस्टर के मटेरियल में दे रखे हैं। हाँ, मीन्स ईच अदर रिएक्शन, मुझे समझ में नहीं आया। मीन्स ईच अदर रिएक्शन किसी बच्चे ने पूछा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज आस्क अगेन। बेटा ये आपका यूनिट 3 है, सेकंड जो सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 3 है वो है पूरा। ओके, गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुलनाज, गुलनाज आपने पूछा है मीट्स की थ्योरी, ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा है मीट्स की थ्योरी के पहले का पार्ट दिखा दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसमें नहीं आया। और आई मी एंड सेल्फ पूछा है गुलनाज ने। तो गुलनाज देखो, मैं आई मी एंड सेल्फ निकाल लेती हूँ। देखो मीट ने 3 चीजें कही थी। उसने कहा था मैं, मुझे और स्वयं है, आई मी एंड सेल्फ। उसने कहा मुझे क्या है, मुझे का मतलब है समाज से, जो समाज कह रहा है मेरे बारे में वो मुझे है। और आई क्या है, मैं, जो मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूं, जो समाज मेरे बारे में सोच रहा है और मैं उसका रिएक्शन दे रहा हूँ या मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अरे भैया समाज तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो लोग तो ऐसे सोच रहे हैं, पर मैं तो ऐसा नहीं हूँ। या इस तरीके से जो भी आप रिएक्शन दे रहे हैं वो मैं है, वो आई है। और जो फिर आपने उन दोनों के बाद में जब बात हुई कि मैंने कहा मुझे समाज अच्छा ऐसा कह रहा है, समाज मुझे ऐसा बोल रहा है, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, और फिर उन दोनों की अंत क्रिया से जो आया, उन दोनों की जो अंत क्रिया से आया वो क्या है, वो स्वयं है, वो सेल्फ है, वो सेल्फ है। और इसके अंदर 3 स्टेजें आती हैं, नकल की अवस्था, नाटक की अवस्था और ड्रामा स्टेज। और ड्रामा स्टेज 3 तरह की आती हैं। यस, थैंक यू, आपको क्लास अच्छी लगी। क्वेश्चंस इस पे बहुत तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चंस में आपसे विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये सब पूछा जा सकता है। बहुत वाइड क्वेश्चन आ सकता है कि आप विकास को अलग अलग संदर्भों में परिभाषित कीजिए, या आप इसको बाल्यावस्था को अलग अलग संदर्भों में परिभाषित कीजिए। अच्छा, अब देखो पूछा है व्हाट इज गेम स्टेज, ठीक है। गेम स्टेज क्या थी, गेम स्टेज में हमने, गेम स्टेज आती है जर्नलाइज्ड अदर के अंदर, मतलब सामान्यकृत अन्य। इस सामान्यकृत अन्य में महत्वपूर्ण अन्य के अलावा लोग होते हैं। समाकृत अन्य में महत्वपूर्ण अन्य के अलावा लोग होते हैं, जैसे कि और लोग। जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो तब वो दूसरे लोगों को देखता है, दूसरे लोगों का, कि दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं वो देखता है।
और उनका रोल प्ले करने लग जाता है। मतलब वो और लोगों की भूमिका को भी, अपनी भूमिका को वो ये जान जाता है, मैं दूसरे से भिन्न हूँ, मैं दूसरे से अलग हूँ। वो समाज के मूल्यों को जान जाता है, समाज के तरीके को जान जाता है। वो जान जाता है कि किस तरीके की भूमिका कौन निभा रहा है। टीचर क्या भूमिका निभाती है, एक दुकानदार क्या भूमिका निभाता है। और तब वो अपने आप को अलग मानने लगता है, और तब आई का निर्माण होता है, तब मैं का निर्माण होता है। तो क्या आता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं गेम स्टेज, कि वो एक गेम स्टेज बोलते हैं इसको, कि उसकी जो एक खेल की अवस्था होती है, वो अन्य के साथ एक रोल प्ले करता है, और वो अपनी उनकी भूमिका भी जान जाता है और अपनी भूमिका भी जान जाता है उस गेम में। हाँ, निक्की ने पूछा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम पहले से ही किसी के बीच, किसी के लिए कोई राय बना लेते हैं अपने मन में, वो पूर्वाग्रह होता है। इसे प्रेजुडाइस भी कहा जाता है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी कहा जाता है, कि पहले से ही आप कोई राय बना लो कि काले रंग वाले तो अच्छे नहीं होते, या मोटे लोग तो अच्छे नहीं होते, उनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो ये पूर्वाग्रह है। बेटा ये सेकंड सेमेस्टर का है, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें लिखा रहता है। प्रेजुडाइज का मीनिंग है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जैसे मैंने बताया कि पहले से ही आप अपने मन में कोई धारणा बना लेते हैं। थैंक यू बेटा, आपको अच्छा लगा, समझ में आया। कोरोना का एग्जांपल दिया था मैंने। जो एक बच्चे ने पूछा हु इज दिस, यू डोंट नो अबाउट द कोरोना, ओ दैट्स वेरी वेल। बेटा जिनकी ब्लैक स्क्रीन होगी ना, उनकी में नेटवर्क इशू है। हाँ, प्रेजुडाइज में आप प्रेजुडाइज के अंदर भेदभाव होता है, ठीक है। प्रेजुडाइज का मतलब भेदभाव नहीं होता, लेकिन इसके अंदर भेदभाव होता है। भेदभाव होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हाँ, इसके कारण प्रेजुडाइज के अंदर भेदभाव होता है। हाँ, हम पूर्वाग्रह सोच के प्रति भी कर सकते हैं। क्षेत्रीय पूर्वाग्रह में मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखो। सपोज किसी को, बहुत लोगों से सुना है जैसे कि अरे बंगाल के लोग, अरे बच के रहना, बंगाल की लड़कियों से बड़ा जादू टोना आता है इन्हें। तो वो क्या पूर्वाग्रह है, आपने मन में पहले ही सोच रखा है, ठीक है। या बिहार के लोगों से, अरे कैसी बोली है, कैसे लोग हैं, इस तरीके से। मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों से आपके मन में कोई पूर्वाग्रह है, वो क्षेत्रीय पूर्वाग्रह होता है। यौन शोषण की बात, मैंने राइट टच एंड बैड टच की बात करी, तो मैंने कोमल का नाम दिया था। कोमल 5 मिनट की पीवी है, और इससे अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड विनर मूवी है। बेटा जो क्लास छूट चुकी है, वो क्लास आई थिंक बाद में एसओएल वाले लिंक डालेंगे, देन यू कैन लिसन दैट लिंक, तब आप सुन सकते हो। ये जो टॉपिक था यौन शोषण वाला, ये बाल दुर्व्यवहार का था, कि बच्चों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। हाँ, साक्षी, क्योंकि एक ही में 1-2 घंटे की क्लास में सभी चीज लेना नहीं होता। इट आई कैन नॉट टेक ऑल द टॉपिक, सभी टॉपिक नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए रूढ़िवादी व्यवहार का छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रूढ़िवादी व्यवहार क्या होता है, जब आप एक किसी चीज को परंपरागत तरीके से सोचते हो, आप उसी तरीके से रूढ़िवादी। जैसे कई बार हमारे दादी दादा रूढ़िवादी होते हैं बहुत ही, कि वो उसी तरीके से सोचते रहते हैं, अरे लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, गलत बात है, लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ। तो ये रूढ़िवादी व्यवहार है। इसीलिए बहुत सिंपल था, इसीलिए छोड़ दिया था, क्योंकि आप इस क्लास में सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया गया है। हिंसा, जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी के साथ आप वर्बली या मौखिक रूप से जब दुर्व्यवहार करो, तो वो हिंसा है।
हाँ, थैंक यू बबीता, आपको क्लास अच्छी लगी? बेटा ये जो क्लास है वो सेमेस्टर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए नहीं है, ये सेमेस्टर 2 के लिए है, तो हम इसमें सिर्फ सेमेस्टर 2 की ही बात करेंगे। रूढ़िवादी व्यवहार यही होता है कि जब हम अपने पुराने तरीकों से सोचते हैं, जब हम रूढ़िवादी, हम मॉडर्न तरीकों से नहीं सोचते, आज के चल रहा है वो नहीं सोचते, जब हमारी सोच पुरानी ही रहती है, वो रूढ़िवादी व्यवहार होता है। बेटा यदि आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्रिएट नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर ऐसे आप बात ही चैट ही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपका क्रिएट हो गया है। बेटा यूनिट 3 का चैप्टर पढ़ा है आज आपको। पहले दिन मैंने यूनिट 1 ली थी, दूसरे दिन मैंने यूनिट 2 ली थी, और तीसरे दिन मैंने यूनिट 3 ली थी। दो ही मूवी की बात करी है मैंने इसके अंदर, टॉयलेट और एक प्रेम कथा और पैडमैन की। बेटा एजुकेशन की क्लास चल रही है, आप कैसे आपने अटेंड किया? पहले आप नाम नहीं देखा? ये सब्जेक्ट एडिशनल नहीं है। हाँ, आई, मी एंड सेल्फ। मी और मुझे फिर से बता दे रही हूँ मैं कि मुझे का मतलब है समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है। मैं का मतलब है या कि मैं उसके बारे में मेरी क्या रिएक्शन, और स्वयं से मतलब है इन दोनों की अंत्यक्रिया से, कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उस बात का कैसे जवाब दूंगी, मैं उस बात के बारे में क्या सोच रही हूँ कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इन दोनों की अंतरक्रिया से स्वयं का निर्माण होता है। समावेशी का मतलब है सबको इंक्लूड करना, चाहे कोई भी किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी रंग से हो, ठीक है, हर एक को किसी भी तरह का उसके अंदर डिसबैलेंस हो, किसी भी तरह की डिसएबिलिटी हो, सबको इंक्लूड करके चलना, ये समावेशी का मतलब है। द्वंद का मतलब है, अंजलि, द्वंद का मतलब है जब किसी और किसी के बीच में कोई किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग ना बने, तो वो द्वंद का टाइम आ जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आ जाता है। यदि आपके विचार किसी से नहीं मिलते, ठीक है, आप कुछ और करना चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, तो वो क्या है? द्वंद है। हाँ, मीट की थ्योरी में, जब हमने मीट की थ्योरी ली थी, देखिए मीट की थ्योरी में हमने जो उससे पहले पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था मीट की थ्योरी में कि उससे पहले मैंने संचार पढ़ाया था, मीट की थ्योरी से पहले, कि संचार दो तरह का होता है। संचार का मतलब है अपनी बातों विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, और इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्ण संचार और अपूर्ण संचार। पूर्ण संचार का मतलब जो एक आदमी दूसरे को कन्वे करना चाह रहा है, वो उसको, दूसरा आदमी उस बात को समझ लेता है, तो ये कहा जाता है पूर्ण संचार की स्थिति है। और सामाजिक अंतरक्रिया व्यवस्थित रूप में घटित होती है ऐसे टाइम में। अपूर्ण संचार मतलब जब पहला आदमी दूसरे को समझाना चाह रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, तो ये अपूर्ण संचार है। ठीक है, जैसे कि आप किसी को देख के स्माइल करी, अब लेकिन दूसरा आदमी को ये नहीं समझ में पाया कि भैया स्माइल क्यों करी है, क्या हंसी उड़ा रहे हो या खुश हो रहे हो देख के, किस लिए कर रहे हो।
बाल्यावस्था का मतलब, बाल्यावस्था तो हमने कल भी पढ़ी थी। बाल्यावस्था कि जिसमें जो अवस्था पहले के टाइम में क्या होता था, इसमें ऐतिहासिक रूप में बात करी गई है। पहले के टाइम में क्या होता था, एक बाल्यावस्था का जैसा कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, बाल्यावस्था सिर्फ कहा जाता था कि जो बाल्य, जो बच्चों को प्रौढ़ कहा जाता था, कि लघु प्रौढ़, लघु प्रौढ़ हैं, तो बचपन जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये धीरे धीरे अभी हमारे मॉडर्न जमाने में आया। पहले ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, एक लघु प्रौढ़ का नाम दिया जाता था। यहूदी धर्म में क्या होता है कि जब बच्ची किशोरावस्था की ओर जाती है और बच्चा किशोरावस्था की तरह जाता है, तो उसको स्टेज नहीं माना जाता, उसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, एक उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि हाँ, अब बच्चे प्रौढ़ में आ गए हैं, बच्चे प्रौढ़ बन गए हैं। शालू, जैसे कि आपने पूछा है, किशोर अवस्था में अलग अलग स्टेट में फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन कुछ जगह नहीं। इसका यही तो रीजन है, क्योंकि डाइवर्सिटी की तो बात कर रहे हैं, विविधता की तो बात कर रहे हैं, कि कहीं कहीं इस तरह की विविधताएं, कहीं कहीं फेस्टिवल्स मनाया जाता है और कहीं कहीं इसको अच्छा नहीं माना जाता, कि लड़की यदि जवान हो गई है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, और कहीं कहीं फेस्टिवल्स मनाया जाता है। तो यही तो बात हो रही है विविधता की, कि हर जगह की संस्कृति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किशोरावस्था की स्टेज हो या बाल्यावस्था की स्टेज हो। हर तरह की संस्कृति उसको अलग रूप में देखती है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक्स बुक के हैं, सारे टॉपिक बुक के हैं, लैंग्वेज अलग है, सारे टॉपिक्स बुक के हैं निहारिका, सारे टॉपिक्स बुक के हैं। यूनिट 3 में एक सिर्फ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से रिलेटेड हो सकता है, और जो सबसे पहले पढ़ा था हमने उससे रिलेटेड हमारा हो सकता है टॉपिक। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, प्रेजुडाइज का मतलब यही है, पूर्वाग्रह का मतलब यही है कि जब आप अपने मन में किसी के प्रति राय पहले से ही बना लेते हैं बिना उसे जाने, तो वो पूर्वाग्रह है, पहले से ही राय बना लेते हैं। बाल्यावस्था का, ठीक है, आप कह रहे हो बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बारे में हमने पहले भी, कल और परसों भी पढ़ा था। तो लेकिन इसमें हम सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अलग अलग में देखेंगे, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि बाल्यावस्था क्या है। तो बाल्यावस्था, हम सभी बाल्यावस्था की पहले पेज के बारे में बात करेंगे ना आपने, तो बाल्यावस्था हम सभी इस स्थिति से जा चुके हैं, और बाल्यावस्था का मतलब है बच्चा होने की स्थिति। 20वीं शताब्दी के अंत तक इस श्रेणी पर बहुत कम ध्यान दिया जाता, बाल्यावस्था की श्रेणी पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, और बाल्यावस्था की परिभाषा भी भिन्न थी, और बच्चों को बालक के रूप में ना देखकर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, उन्हें प्रौढ़, उन्हें एडल्ट, लघु एडल्ट के रूप में देखा जाता था। यही है पहला पेज। हाँ, समावेशन का मतलब है कि समावेश करना, सभी चीजों को इंक्लूड करना, किसी भी तरह का बच्चा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, रिच बैकग्राउंड से हो, पुअर बैकग्राउंड से हो, सभी का इंक्लूड करना। थैंक यू आयशा, आपको क्लास अच्छी लगी, समझ में आ गया। अभी कोई आप लोग बेटा ये एग्जाम वाली बातें मत पूछिए, कोई एग्जाम फॉर्म फिल नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, कोई एग्जाम फॉर्म आपको फिल नहीं करना। अभी डेली क्लास नहीं है, एजुकेशन की क्लास लगी। थैंक यू श्रवण, आपको क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आ गया, वही मैं चाहती हूँ।
नहीं, आज ही 2 दिन से 3 दिन आपकी एजुकेशन की क्लास हुई थी, तो फिलहाल एजुकेशन की आज के टाइम आज में खत्म है। कोई और क्लासेस होंगी तो आपको एसएल से मैसेज आ जाएगा, और आप लोगों को भी रोज की रोज अपनी वेबसाइट चेक करनी चाहिए। हाँ, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है कि जब आप और आप किसी के बीच, किसी 2 व्यक्ति के बीच, या एक व्यक्ति एक समूह के बीच, या 2 समूह के बीच किसी तरह की बातचीत होती है, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो रिटन रूप में हो, या कि आप इशारे से बात कहते हैं, तो वो अंतःक्रिया होती है। मतलब 2 लोगों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। आप कितने पेज में आंसर देंगे डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ये भी आ सकता है, बाल्यावस्था व किशोर अवस्था को विविध संदर्भों में समझाइए। तो आपको सारे संदर्भ समझाने होंगे, सामाजिक भी, ऐतिहासिक भी, इस तरीके से। ओके बेटा, फिर आज की क्लास मैं एंड करती हूँ। ठीक है, सभी को आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी अपना अच्छे से पढ़ाई करना और एग्जाम की तैयारी रखो। ओके, थैंक यू।